जितने भी पिंच है सबको बहुत बहुत बधाई। एक बार जोरदार ताली सारे नए पिन अचीवर्स के लिए। हम बाकायदा एक रिकॉग्निशन मीटिंग करेंगे बहुत जल्दी जूम के ऊपर ही, क्योंकि हाल फिलहाल तो पर्सनली तो कर नहीं सकते, तो जूम के ऊपर एक रिकॉग्निशन मीटिंग करेंगे। मैंने महेंद्र जी को बोला है मीटिंग प्लान करने के लिए, हालांकि महेंद्र जी की रिकॉग्निशन की मीटिंग है लेकिन जो है पार्थ को बोला, पार्थ को होस्ट करने के लिए जी भैया, थैंक यू हाँ, भैया। पार्थ का है, पार्थ यही है पार्थ। यस, बस एक 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 रिकॉग्निशन मीटिंग प्लान कर दो बेटा सबके लिए, बिल्कुल अंकल। है ना। कल परसों में जैसे भी वो सुरेखा जी का टाइम एक बार देख। खन्ना साहब कैसे हैं? 3 तारीख को करेंगे भैया, 3 तारीख को 1 बजे। 3 तारीख को 1 बजे, चलो जी 3 तारीख को 1 बजे रिकॉग्निशन मीटिंग करेंगे। जी तो भैया। सब लोग रिकॉग्निशन मीटिंग की तैयारी कर लें, सब लोग जो है अपने अपने घरों में इनके लिए मालाएं रख ले, और इनको वहीं से क्या बोलते हैं वर्चुअल वर्चुअल माला पहनाएंगे हम सब लोग, जैसे वर्चुअल प्रोडक्ट मोदी खेल रही जी 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 भैया, जी भैया। चलिए जी। जी भैया। तो दोस्तों आज हम सब लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आज इतने सारे जीबीडी हमारे ऑनलाइन हैं, और मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली महसूस करता हूं कि आज हमारी टीम में 7 जीबीडी हो चुके हैं। दोस्तों एक बार जोरदार ताली आप सब लोगों के लिए। बहुत बहुत बधाई आप सब लोगों को कि आप और हम सब मोदी केयर के अंदर हैं और जबरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं। हम खन्ना साहब के जीबीडी होने का इंतजार कर रहे हैं। खन्ना साहब आवाज आ रही है मेरी? खन्ना साहब आवाज आ रही है मेरी? आ रही है भैया। हाँ तुम्हारी आ रही आवाज है भी आ भैया। रही है। प्रणाम प्रणाम भैया। हाँ आप तुम्हारे जीबीटी जाने का इंतजार कर रहे हैं हम जी भैया। चलिए चलिए। तो दोस्तों आज हम लोग बहुत खुशकिस्मत हैं कि आज हमारे पास में एक ऐसा कपल है जिन्होंने मोदी केयर को बहुत पैशन के साथ बिल्ड किया। हम सबके बहुत चहेते हैं, आप और हम सब उनको बहुत अच्छे से जानते हैं। वो न सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बल्कि एंटायर जो लाइफ है उनकी, उसमें उन्होंने बहुत ज़बरदस्त बड़े बड़े काम किए हैं। वो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। उनके बिजनेसेस की कहानी इतनी लंबी है कि वो खुद ही सुनाएंगे तो आप लोगों को अच्छा लगेगा। लेकिन चूंकि मैं उनको बचपन से जानता हूँ, आज से नहीं, हमारे और उनके रिलेशन जो है तकरीबन 20 सालों से है। जब से मैं इस इंडस्ट्री के अंदर आया हूँ तब से मनीष और अचला मेरे बहुत अजीज रहे हैं, और हमारा जो साथ है वो बहुत पुराना है। जब हमने मोदी केयर शुरू किया और जब मनीष ने सीरियसली मोदी केयर को लिया, तो इनफैक्ट आज मोदी केयर हम ये कर पा रहे हैं या मैंने मोदी केयर को इतना बड़ा किया, तो उसका कारण भी मनीष और अचला ही है। क्योंकि अगर मनीष और अचला नहीं होते हमारे बिजनेस के अंदर तो मैं आज भी उतना सीरियस नहीं होता, क्योंकि मैं मेरे बहुत स्पिरिचुअल गोल की ओर बहुत आगे जा रहा था। तो एक बार जोरदार ताली मनीष और अचला के लिए कि वो हमारे को इस बिजनेस के अंदर उन्होंने टिकाया, और आज उस वजह से इतने सारे लोग मोदी केयर बिजनेस के अंदर सफल हो रहे हैं। और आप सब लोगों की कई सारे लोगों की वो अपलाइंस है, और कई सारे लोग उनसे सीख कर बिजनेस को बना रहे हैं एंटायर इंडिया में। तो दोस्तों अचला अचला है मनीष, अचला अचला मनीष बिल्कुल, हाँ हाँ भैया, हाँ जी भैया। हाँ एक बार अचला का भी स्वागत करिए जोरदार तालियों से, क्योंकि अचला हॉस्पिटल के अंदर है, वो अचला हॉस्पिटल से भाभी ऑनलाइन को है। सैल्यूट है, क्योंकि बहुत जबरदस्त काम अचला भाभी तो कर रही है। सैल्यूट, हाँ अचला भी सैल्यूट है, हमारा सबका सैल्यूट है, सैल्यूट है। जी भैया। जी भाभी प्लीज कैरी ऑन। हाँ अचला तुम कुछ बोल रही थी बेटा? हाँ जी भैया, यही हूँ मैं। स्टार्ट करें सेशन को? सब लोग आ रही है, सब लोगों को मेरी आवाज? जी जी आ हाँ रही हाँ हाँ सब लोग का आवाज आ रही है, सब लोग का आवाज आ रही है। अच्छा आज अचला स्टार्ट करने वाली है, मैं तो मनीष को बुलाने वाला था पहले अच्छा तो भैया आप पहले उनको बुलाइए करवाइए, उनसे स्टार्ट करवाइए। नहीं तुम्हारा इंट्रोडक्शन मनीष कराएगा तो मुझे अच्छा लगेगा, दैट विल बी वेरी वेरी ठीक है गुड भैया, बिल्कुल। ओके भैया। तो दोस्तों तैयार हो जाइए, अपनी डायरी पेन निकाल लीजिए। आज आप वो चीजें सीखने वाले हैं जिनको कर कर हमारे स्टार जीबीडी कपल, हमारे स्मेक मेंबर, और मोदी केयर इंडिया के सबसे चहेते लीडर, फास्टेस्ट ग्रोइंग लीडर ऑफ एंटायर मोदी केयर इंडिया, टॉप 50 अचीवर, लंदन ट्रिप अचीवर, दुनिया भर के जीबीडी क्रिएट करने वाले, सारे हिंदुस्तान में करोड़ों लीडरों को तैयार करने वाले हमारे लवेबल कपल मनीष एंड अचला त्रिपाठी जी का जोरदार तालियों से स्वागत करिए। ओवर टू मनीष। सबसे पहले तो जितेंद्र भैया और आभा भाभी को प्रणाम, और सभी साथियों को गुड मोदी केयर मॉर्निंग। दोस्तों जितेंद्र भैया जब भी तारीफ करते हैं
तो मैं बहुत इमोशनल सा हो जाता हूँ। ये जितेंद्र भैया को पता है, बात सबको पता है। मैं 2 लोगों की तारीफ से बहुत इमोशनल होता हूँ, एक मेरे फादर की और एक जितेंद्र भैया की। तो दोस्तों, और ये चीज जितेंद्र भैया से सीखी भी है कि इमोशनली फुल नहीं बनना है, इमोशनली स्ट्रांग बनना है। तो ये सारा प्रताप उनका है, उनकी गाइडलाइन पर हम लोग चले। तो बहुत बहुत धन्यवाद है सबसे पहले तो भगवान को कि ऐसा व्यक्ति हमें दिया जो हमें राह दिखा रहे हैं। करना आपने अपने आप ही है, बट राह दिखाने वाला व्यक्ति अगर आपको कोच करता है, अच्छा कोच अगर आपको लाइफ में मिलता है, हम कुछ भी कर जाते हैं। तो मैं पूरी एंटायर टीम की तरफ से, जितेंद्र भाई, आभा भाभी की पूरी एंटायर टीम है, उसकी तरफ से आप दोनों को प्रणाम करते हैं हम लोग। थैंक यू वेरी मच भैया। थैंक यू। और महेंद्र भैया और मीना को बहुत बहुत बधाई। आज मोदी केयर के नहीं, इंडिया के, हिंदुस्तान के सबसे बड़े टाइटल पर वो हैं। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के सबसे बड़े टाइटल को उन्होंने अचीव करा। थैंक यू भैया, और थैंक हम यू। लोग ब्लेस्ड हैं कि हम लोगों के पास अब महेंद्र भैया और मीना भाभी की मेंटरशिप आ चुकी है। थैंक यू मुझे भैया। इतना सीखने को मिलेगा, इतना सीखने को मिलेगा कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकता। क्योंकि मैं इन लोगों को जब से जानता हूँ, मैं जब कुछ भी नहीं था तब से मैं इन लोगों को जानता हूँ। और जो हमेशा बात होती है महेंद्र भैया और मीना भाभी से सीखने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, मगर मजा अब आएगा सीखने में। बहुत सारी चीजें अब ओपनली सिखा सकते हैं हम लोगों को। जितेंद्र भैया कहते हैं स्टेटस होना जरूरी है। आज महेंद्र भैया और मीना भाभी को बहुत बहुत बधाई। और आज के दिन, इस महीने, अप्रैल के महीने में, मोदी केयर के अंदर पिछले 23 साल में पहली बार हुआ है जो सारे तरह के टाइटल्स मोदी केयर के इस महीने में आए। और मोदी केयर को छोड़िए, आपकी और हमारी टीम के अंदर जीबीडी से लेकर 7% तक के सारे लोग इस महीने के अंदर आए। जब बिजनेसेस बंद पड़े हुए हैं लोगों के, तब आपका और हमारा एलओएस मजबूत होता जा रहा है। थैंक यू आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, मेरा नाम मनीष त्रिपाठी है। मैं मोदी केयर के अंदर ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर हूं। आप लोगों की टीम से ताल्लुक रखता हूं। और मैं मेरी कोई सी भी बात शुरू करने से पहले, जैसे एक ह्यूमन बीइंग के अंदर, शरीर के अंदर एक रीढ़ की हड्डी होती है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। हालांकि हर अंग सबसे इंपॉर्टेंट होता है, बट रीढ़ की हड्डी सबसे इंपॉर्टेंट होती है। तो मेरी जो रीढ़ की हड्डी है वो है अचला। मैं चाहूंगा कि एक बार उसका जोरदार तालियों से स्वागत करें। मैं चाहूंगा चैट बॉक्स के अंदर उसका वेलकम करें। ऐसा वेलकम करें क्योंकि यही मेरी एक इच्छा थी इस बिजनेस में आने से पहले भी, कि अचला को बहुत सम्मान मिले, और वो सम्मान कई सारे लोगों से मिले। और इस वजह से इस इंडस्ट्री के अंदर काम शुरू करा। और मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अचला का सम्मान करके उनका स्वागत करें। अचला अपनी बात रखेगी, बहुत अच्छा बोलती हैं, मीनिंगफुल बोलती हैं, कम शब्दों के अंदर बहुत गहरे गहरे मैसेजेस देती हैं, मेरे को कोच करती हैं, मेरे को सही और गलत का आभास कराती हैं। मैं कोई भी काम करता हूं तो उसके पीछे उनकी रजामंदी जरूरी होती है। इवन अभी भी मैं इस रूम के अंदर आया तो आप विश्वास नहीं करेंगे, मैंने पहले अचला को फोन करा। सो हेल्प मी वेलकम माय रीढ़ की हड्डी, अचला त्रिपाठी। स्वागत है, वेलकम 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 भाभी, पधारो। वेलकम अचला। थैंक यू सो मच जितेंद्र भैया, आभा भाभी को तहे दिल से धन्यवाद। और सबसे पहले बधाई देना चाहूंगी मीना भाभी और महेंद्र भैया को, जिन्होंने इतने कम समय में जीबीडी टाइटल, जो हमारी इंडस्ट्री का सबसे बड़ा टाइटल हुआ करता है, वो इन्होंने अचीव किया। बहुत बहुत बधाई मीना भाभी और महेंद्र भैया। थैंक यू भाभी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। हमारे क्राउन डायमंड डायरेक्टर गंभीर अंकल और आंटी को भी बहुत बहुत बधाई। सेशन में है क्या वो होंगे नहीं शायद, उनको जूम का तैयार कराएंगे उनका। और राजू नायक जी और भाभी को बहुत बहुत बधाई, ब्रांड न्यू आरबीडी। वो है राजू भाई है इसमें? राजू भाई हैं क्या कहीं पे? आईडी किस नाम से भैया? वो तो हैंड रेस कर दो। हैंड रेस कर दें राजू भैया, हैंड रेस कर दें आप सिस्टम में, तो हम लोग आपको। राजू भाई होंगे नहीं, कोई बात सबसे ज्यादा बधाई आप लोगों को, क्योंकि आज जो आप लोग हमारा देख रहे हैं भविष्य, वो आप लोगों का होने वाला है। किसी वक्त जो आपका आज है वो हमारा कल हुआ करता था।
तो आप सब लोगों को बधाई, क्योंकि आप लोग उसी पद्धति पे चल रहे हैं, सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, जूम मीटिंग्स में लगातार आ रहे हैं, आपकी और हमारी लगातार मुलाकात हो रही है, मीटिंग्स आप सारी समझ रहे हैं और साथ में एक्शंस भी कर रहे हैं। तो आप सब लोगों को बधाई, क्योंकि आप लोगों ने डिसाइड कर लिया है कि जीबीडी जाना है, मोदी केयर से फाइनेंशियल आजादी पानी है। सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। शुरुआत करती हूँ, मैं अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ। सबसे पहले मेरा नाम अचला त्रिपाठी है। जन्म हुआ था ऐसे परिवार में जहाँ पापा और मम्मी दोनों गवर्नमेंट एम्प्लॉय हुआ करते थे। पापा मेरे गवर्नमेंट स्कूल में प्रिंसिपल थे और मदर मेरी गवर्नमेंट स्कूल में इंग्लिश की लेक्चरर हुआ करती थी। शुरू से देखा कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय की क्या जिंदगी होती है, जॉब क्लास लाइफ कैसी होती है। 3 भाई बहन हुआ करते थे, मैं इकलौती लड़की थी। तो पेरेंट्स ने और दोनों भाइयों ने मुझे बहुत ही लाड प्यार से पाला और उस लाड़ प्यार ने मेरे सपने बहुत बड़े कर दिए थे। लगता था कि जब भी जो भी सोचूंगी वो जिंदगी में जरूर मिलेगा। उसी लाड़ प्यार ने मेरे सपने इतने बड़े किए और सपनों से कभी मैंने जिंदगी में कॉम्प्रोमाइज करना सीखा नहीं था बचपन से। चलते चलते जब यही चलता रहा, दोनों एजुकेशन लाइन में थे पेरेंट्स, तो हम तीनों भाई बहनों ने अच्छे से पढ़ाई की और आज तीनों गवर्नमेंट जॉब में हैं। जिनसे भाभी जो मेरी घर पर आई वो भी इसमें कोर्ट में रीडर हैं। तो लगता था कि गवर्नमेंट जॉब को करीब से देखा था और लगता था कि हाँ, एक सिंपल सी लाइफ यहाँ जी जा सकती है, जहाँ पर दाल रोटी की कोई प्रॉब्लम कभी जिंदगी में आने वाली नहीं है। उसी को फॉलो किया। 10th में मेरी मेरिट हुआ करती थी, स्टेट में मेरा 10th रैंक थी, 12th में भी मैं गोल्ड मेडलिस्ट थी। उसके बाद जब मेरी जॉब लगी, मैंने एमए इंग्लिश में किया, क्योंकि जॉब के साथ में अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू नहीं कर पाई थी। वहां पर भी मैंने यूनिवर्सिटी में टॉप किया था, एमडीएस यूनिवर्सिटी में। लेकिन हुआ क्या कि 12th के बाद जब मैंने न्यूज़पेपर में देखा एक वैकेंसी आई हुई थी और ऐसे ही बाई चांस ट्राई किया, तो उसमें मैंने 2 साल की ट्रेनिंग की और मेरा जॉब लग गया। एक छोटी सी उम्र में जॉब लग गया और गवर्नमेंट जॉब लग गया, तो मैं उसको नकार भी नहीं पाई और लगा कि अभी जो भी मिल रहा है ठीक है, उसमें चले जाना चाहिए। चली गई तो फिर लाइफ ऐसा लगने लगा कि बस इसी में सिमट के रह जाएगी। जैसे गवर्नमेंट जॉब और गवर्नमेंट एम्प्लॉय घर में देखे थे, बस उसी तरह की लाइफ स्टाइल अब चलती रहेगी, ऐसा ही कुछ लगने लगा था। लेकिन सपने तो तब भी बड़े थे। लगता था कि मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ तो क्या हुआ, सोचा तो ये था कि कभी कॉलेज में लेक्चरर बनूंगी या फिर मेरी इच्छा थी कि मैं पायलट बनूं। लेकिन वो सब चीजें पहले ही बाई चांस ऐसा हुआ कि 19 ईयर्स से पहले ही मेरी जॉब लग गई और मैं एक अलग जिंदगी जीने लगी थी। सपने बड़े थे तो लगता था मैं पूरे नहीं कर पाई, लेकिन शादी जरूर ऐसे इंसान से करूंगी जो बहुत हार्ड वर्कर हो, जो बहुत कमिटेड हो, बहुत स्मार्ट हो और मेरे सपनों का राजकुमार हो। धीरे धीरे मेरे जब न्यूज़पेपर में मेरे लिए ऐड दिया पापा ने, तो काफी सारे प्रपोजल्स आए, लेकिन उनमें से मुझे कोई भी समझ में नहीं आया। हर एक प्रपोजल को रिजेक्ट कर देती थी क्योंकि सपने बहुत बड़े थे और देखा था कि जॉब क्लास फैमिली के साथ मुझे लगता था कि एक बिजनेसमैन फैमिली शायद एक बहुत अच्छी जिंदगी जीती है। सपने तो वहीं पूरे होते हैं, स्टाइलिश लाइफ वहीं जीता है इंसान। तो मुझे हमेशा लगता था कि शादी अब मुझे किसी न किसी अच्छे बिजनेसमैन से ही करनी है। तो जैसे ही मेरे लिए मनीष जी का प्रपोजल आया, हमारे कुछ रिलेटिव्स आपस में एक थे तो उन्होंने हमारा ये रिश्ता करवाया और जैसे ही ये मुझे देखने आया, पहली बार कोई लड़का मुझे देखने आया था, उसी दिन घर वालों ने सबने डिसाइड कर लिया और मैंने भी बोल दिया था कि शादी तो मैं इन्हीं से करूंगी, क्योंकि दिखने में हैंडसम और बिजनेस इतने अच्छे इनके हुआ करते थे और इतनी कम उम्र में। जैसे मैंने एक छोटी सी उम्र में अपना जॉब स्टार्ट कर दिया था, इन्होंने भी 11th क्लास से ही सारे बिजनेस संभालने शुरू कर दिए थे। पढ़ाई की तरफ इनका इतना ध्यान नहीं था, लेकिन मुझे ऐसा ही इंसान चाहिए था अपनी जिंदगी में और वो मुझे मिल चुका था। तो मैंने भी बोल दिया था कि अब पापा किसी भी रिश्ते को देखने की जरूरत नहीं है, मुझे शादी इन्हीं से करनी है। और पापा से कहने की बजाय मैंने ये बात करते थे, बहुत सारे सरप्राइज दिया करते थे। तो लगता था कि नहीं, ये इंसान बहुत डायनेमिक है और जिंदगी को खुद। अचला तुम्हारा म्यूट हो रहा है बार बार। कौन कर रहा है बात? हेलो, अब आ रही है मेरी आवाज? हाँ, बार बार आ रही है। कंटिन्यू। मुझे मेरे सपनों का राजकुमार मिल गया था और बस जिंदगी ऐसे ही चल रही थी। धीरे धीरे करके मैं बिजनेस को देख रही थी कि बिजनेस कैसा होता है, कैसे जिंदगी इतनी अच्छे से जी जा सकती है। हम जब प्रॉपर्टीज का काम किया करते थे, इनका फाइनेंस का काम होता था, इलेक्ट्रिक बाइक की डीलरशिप इन्होंने डाली, विक्रम ऑटो, जॉन डियर, इतने बड़े बड़े कारोबार इनके होते थे।
लेकिन घर हमारा एक फार्म हाउस में था, वहाँ पोल्ट्रीज का काम होता था। तो पोल्ट्री हम जो लेडीज लोग थी, मम्मी, मेरी सिस्टर इन लॉ और मैं संभालते थे। तो वहाँ का जितना भी कैश आता था मैं काउंट करती थी। मेरी एक छोटी सी अलमीरा होती थी, वुडन अलमीरा, उसमें मैं इतना सारा पैसा मैंने कभी जिंदगी में देखा नहीं था कि जॉब क्लास फैमिली के पास एक लिमिटेड इनकम आती है और वो भी बैंक में होती है। अगर थोड़ा बहुत जो सेविंग होती है वो भी बैंक में चली जाती है। इतने सारे पैसे को मैं काउंट करती थी तो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि इतनी इतनी इनकम होती है एक बिजनेसमैन की। लेकिन जब वो पैसा धीरे धीरे मैं देखती थी ना कि कहाँ से कहाँ एक रोटेशन में चला जाता है वो पैसा, क्योंकि उसको दोबारा से इन्वेस्ट करना होता था, कुछ लोन्स होते थे उनको पूरा करना होता था, तो लगता था अरे ये तो ख्याली दुनिया है, ये तो एक भुलावा है कि बिजनेसमैन फैमिली बहुत अच्छी जिंदगी जीती है। हालांकि जब मैं जॉब पे जाया करती थी तो मेरे लिए ये फेमस हो चुका था कि जिस कलर की साड़ी पहनती है उसी कलर की गाड़ी में आती है। ये बहुत रिनोड फैमिली थी, कोटा की बहुत रिनोड फैमिली, त्रिपाठी मोटर्स नाम से हर कोई इनको जानता था। लेकिन हकीकत क्या थी वो मैं उसको बिल्कुल करीब से देख रही थी। दोबारा से मुझे लगा कि शायद जिंदगी में कोई गलती हो गई है इस डिसीजन में। मेरे पेरेंट्स को भी कई बार लगता था, जब उनको कुछ एहसास होता था इन छोटी मोटी बातों का, तो उनको भी लगता था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि गलत जगह शादी कर दी हो हमने। लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। धीरे धीरे करके जब बड़ा बेटा पैदा हुआ, उसके बाद छोटा हुआ, देवर की मैरिज हुई, उनके भी 2 बच्चे हुए, और हम लोग लगभग 13 इयर्स, मैं और मेरी देवरानी, हम सब लोग लगभग साथ में रहे। परिवार में बहुत अच्छे संस्कार थे, मेरे सास ससुर बहुत ही अच्छे हैं, तो इतने अच्छे से उन्होंने परिवार को संभाला। लेकिन होने को कुछ और ही मंजूर था। इन्होंने एक स्विमिंग पूल बनाया था हमारे फार्म हाउस में, और जब चारों बच्चे उसमें नहा रहे थे तो कुछ ऐसे ही पता नहीं किन बातों पे अनबन हुई, और हम लोगों का, इन्होंने ये डिसाइड किया, गुस्से में बहुत तेज हुआ करते थे मनीष जी, क्योंकि बिजनेस का प्रेशर हुआ करता था। तो 30 साल की उम्र में मैंने इनको देखा था कि इनका बीपी हाई होता था, हमेशा कमर में दर्द होता था, पैरों में दर्द होता था। दिखने में लगता था कि बहुत पैसा आ रहा है, लेकिन वो एक जॉइंट फैमिली का पैसा, जॉइंट बिजनेस का पैसा होता था, उसको खर्च कर पाना इनके लिए मुश्किल होता था। तो इसके लिए कई बार कई सारे और तरीके, शॉर्ट टर्म तरीके भी अप्लाई करते थे, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया या और भी कई सारे काम किए। लेकिन शॉर्ट टर्म पैसा जो होता है ना, वो जिस तरह से आता है उसी तरह से निकल भी जाता है, और साथ में बहुत सारी तकलीफें भी देके जाता है। लेकिन सपने बड़े थे, इंसान जिद्दी थे मनीष जी कि नहीं, मुझे पैसा अच्छे से पाना है। और मुझे बहुत शौकीन हुआ करते थे तरह तरह की गाड़ियों के, हर तरह की लग्जरी लाइफ, बिलियर्ड्स खेलते थे। तो इनको अपने शौक पूरा करने के लिए कुछ ना कुछ साइड की इनकम चाहिए होती थी, और ये कुछ ना कुछ करते थे। इसी बीच में एमवे भी, बीच में जितेंद्र भैया, आभा भाभी ने बताया कि यहाँ सपने पूरे हो सकते हैं, तो एमवे के प्रोडक्ट्स भी हमने यूज किए, लेकिन शेयरिंग वहाँ प्रॉपर कर नहीं पाए। मैं अपने छोटे बच्चों को छोड़ के कई बार बड़ी सेमिनार्स में जाती थी, बड़ी तकलीफ होती थी और बहुत नाखुश हुआ करती थी कि इतने महंगे प्रोडक्ट्स और फॉरेन कंपनी में हम लोग, इतना बाहर की कंपनी में क्या कभी ग्रो कर पाएंगे क्या। तो कई बातों पे मेरी और इनकी बहुत अनबन हुआ करती थी, क्योंकि सुबह से मैं भी जॉब पे चली जाती थी, दिन भर ये बिजनेस के उसमें इतना फंसे रहते थे, इतना मेंटली पजल्ड हो जाते थे कि दोनों उस जिंदगी को कभी सुकून से जी ना पाए। और कई बार तो लगता था कि कहीं ऐसा नहीं हो कि डाइवर्स वाली सिचुएशन आ जाए, बहुत ज्यादा परेशान होते थे हम। लेकिन ठीक है, होते होते कुछ ऐसा हुआ कि 13 इयर्स बाद, जो मैं आपको बात बता रही थी, स्विमिंग पूल में कुछ ऐसा अनबन, कुछ ऐसी हुई छोटी मोटी, पता नहीं वो क्यों हुई, ईश्वर को शायद कुछ और ही मंजूर था, और इन्होंने डिसाइड किया कि अब मुझे अलग रहना चाहिए। तो एक बहुत बड़े फार्म हाउस को छोड़ के हम छोटे से घर में, इतना छोटा घर जो हमारा बेडरूम के बराबर, वो सिर्फ पूरा घर हुआ करता था, उसमें हमने रहना स्टार्ट किया। इतना मुश्किल हो गया था, आधा लीटर दूध में दोनों बच्चों का दूध होता था और इनकी चाय बनती थी। मैंने तो दूध और चाय पीना सभी छोड़ दिया था, क्योंकि उससे पहले कभी रेस्पॉन्सिबिलिटी थी नहीं, बिजनेस में से खर्चे निकल जाते थे। तो मेरी जो सैलरी थी उसमें मैंने 2 मकान ले रखे थे, उसकी इंस्टॉलमेंट और बच्चों की स्टडीज में मेरी सैलरी भी खत्म हो जाती थी। तो मैं कभी अगर इनको सामानों की कोई लिस्ट बना के देती थी तो 5-5, 7-7 दिन तक वो सामान ही नहीं घर पे आता था, और समझ में भी नहीं आता था, क्योंकि ये बहुत कमिटेड थे मनीष जी शुरू से। इनका ये था डिसीजन कि मैं अपनी फैमिली से एक भी पैसा नहीं लूंगा, फैमिली बिजनेस से कोई पैसा नहीं लेने वाला, मैं अपने आप को सेल्फ स्टैंड, अपने आप को खुद पे खड़ा होना देखना चाहता हूँ। ना इन्होंने मुझसे कभी कोई पैसा लिया, ना अपनी पेरेंटल इनकम से, पेरेंटल बिजनेस से कभी कोई पैसा नहीं लिया, और वही कमिटमेंट आज हम सबको इतना बड़ा कर गया। वो डिसीजन जो इनका था ना, वो बहुत बड़ा था, उसको मैं हमेशा याद रखती हूँ और सैल्यूट करती हूँ इनको। और फिर लगा कि नहीं, जो मैंने डिसीजन किया कि इसी आदमी से मुझे शादी करनी है, मेरे पेरेंट्स का डिसीजन और मेरा डिसीजन बिल्कुल सही रहा, चाहे वो परिस्थितियां कैसी भी थी। लेकिन उन परिस्थितियों में भी इन्होंने अपने आप को मजबूत बनाए रखा,
धीरे धीरे करते करते बस होने को कुछ और ही मंजूर था। मैं बोलती हूँ जो बुरा वक्त भी आता है ना, वो कुछ ना कुछ अच्छा दिखाने के लिए आगे आता है। तो उसी वक्त में मई में हम लोग अलग हुए थे अपनी फैमिली से, बहुत परेशान थे। खाना भी, क्योंकि आदत हो गई थी 13 साल से सब लोगों के साथ में जीने की, तो उधर पेरेंट्स, पापा मम्मी जो उनके थे वो भी कुछ भी नहीं खा पाते थे, रोते रहते थे रात को 2-2 बजे तक भी। और हम लोगों से भी कुछ भी, कोई भी अच्छी चीज होती तो भी अच्छा नहीं लगता, चाहे किसी का बर्थडे आ रहा है, एनिवर्सरी आ रही है, हर एक चीज को रो रो के निकालते थे। पापा मम्मी और मेरे पापा तो उस घर में आना भी उनका दिल नहीं करता था, क्योंकि बाहर से भी उस घर को देख के और उनको बड़ा तकलीफ होती थी कि ये क्या हो गया, कैसे ये लोग इतने छोटे से घर में आके रहने लग गए और आगे पता नहीं जिंदगी को क्या होने वाला है। इन्होंने बीच में ये भी डिसाइड कर लिया कि मैं जयपुर जाऊंगा और जॉब करूंगा। लेकिन धन्यवाद जितेंद्र भैया और आभा भाभी का, उसी वक्त आईडी ये लोग हमारी मोदी केयर में पहले लगा चुके थे, क्योंकि जिस भी कॉन्सेप्ट में भैया भाभी चाहते थे उनको पूरा विश्वास था मनीष जी पे कि ये इंसान जरूर कुछ ना कुछ बड़ा करेगा, क्योंकि आंखों में फिल्टर लग जाते हैं। डायरेक्ट सेलिंग में जो भी इंसान काम करता है, और भैया भाभी तो एमबीए के डायमंड हुआ करते थे, तो इनको ये पता था कि मनीष त्रिपाठी जिंदगी में कुछ ना कुछ बहुत बड़ा करने के लिए पैदा हुआ है। इन्होंने आईडी लगा ली थी, लेकिन फिर डॉक्टर सुरेखा भार्गव से उसी टाइम पे मिलना हुआ। वो दिल्ली से कोटा आई थी और उन्होंने हमें डेमो दिखाए। तब तक भी हम यही सोचते रहे कि ठीक है, ये क्या काम है, साबुन पेस्ट शैम्पू तेल, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो कोई भी कर सकता है। लेकिन जब उन्होंने उनकी इनकम बताई ना, कि उस वक्त उनकी इनकम 50 लाख रुपए पर मंथ के आसपास हुआ करती थी, तो दिमाग में एकदम से स्ट्राइक किया कि ये लेडी भी 18 साल से इस बिजनेस को कर रही हैं और मैं 18 साल से अपनी जॉब को कर रही हूँ, ये भी 18-20 साल से एक छोटी सी उम्र से अपने बिजनेस को कर रहे हैं, मैं जॉब को कर रही हूँ, लेकिन हम तो कभी कोई फॉरेन ट्रिप नहीं कर पाए। हमने तो कभी ऐसी जिंदगी सोची भी नहीं, जीना तो बहुत दूर की बात है, जहाँ इंसान 50 लाख रुपए पर मंथ के अर्न कर रहा हो, फॉरेन ट्रिप कर रहा हो, लग्जरियस कार्स में घूम रहा हो। हमारे पास गाड़ियां बहुत हुआ करती थी क्योंकि गाड़ियों का हमारा काम था, लेकिन मैं बताऊं फ्रेंड्स, वो सारी की सारी गाड़ियां कहीं ना कहीं सेकंड हैंड होती थी, या फिर जो बहुत कम किसी न किसी फायदे में मिल जाए इस टाइप की होती थी। खुद मनीष त्रिपाठी जी के नाम से कोई गाड़ी, ब्रांड न्यू गाड़ी हमने अभी तक ली नहीं थी। तो सारे सपने तो कहीं ना कहीं हमारे भी थे, और उसी के लिए तो हम दोनों लगातार हार्ड वर्क किया करते थे। तो लगा कि नहीं, अब कुछ ना कुछ करना चाहिए, और जिंदगी में शायद वो अपॉर्चुनिटी मिल गई जिसके लिए हम 18-20 साल से दोनों की दोनों भागदौड़ कर रहे हैं। अब शायद जिंदगी में कुछ अच्छा होने वाला है। सुरेखा दीदी को देखा तो बिल्कुल उनमें भगवान नजर आने लगे। जितेंद्र भैया, आभा भाभी हमेशा एक मेंटर की तरह हमारे सामने आए, हमारी बहुत अच्छी उन्होंने पेरेंटिंग की और इस बिजनेस में लेके आए, इस बिजनेस के विजन को समझाया। फिर मैंने सुरेखा दीदी से पूछा कि अब मुझे करना क्या है, तो उन्होंने और आभा भाभी ने हमेशा यही कहा कि बस मनीष का साथ देना है, हर सिचुएशन में तुमको मनीष का साथ देना है। ये बिजनेस अपने आप बड़ा हो जाएगा अगर दोनों की डायरेक्शन एक होंगे, दोनों के टारगेट एक होंगे, दोनों के गोल एक होंगे, तो इस बिजनेस में जो तुमने सोचा भी नहीं है वो तुम पा जाओगे। शुरुआत ऐसे हुई, मोदी केयर के प्रोडक्ट्स हमने यूज करने स्टार्ट किए, तो सच में प्रोडक्ट्स अमेजिंग है, ये आप लोगों को सबको पता है ये बात। और फिर वैल्यू फॉर मनी भी है। जहाँ हम एमवे के प्रोडक्ट यूज करते थे तो वैल्यू फॉर मनी नहीं होते थे, बहुत ओवर प्राइसिंग होते थे, लोगों को बताने में बड़ी तकलीफ होती थी। लेकिन जब प्रोडक्ट यूज किया और उनकी प्राइसिंग देखी तो बहुत अच्छा लगा, विश्वास हुआ कि नहीं, इस बिजनेस को हम शेयरिंग मोड में ला सकते हैं, लोगों को शेयर कर सकते हैं। जब प्रोडक्ट्स यूज किए तो उससे पहले हमारे पास पतंजलि की भी डीलरशिप थी। हमने पतंजलि के सारे प्रोडक्ट्स जो हमारे घर में हमें मिल जाया करते थे वो सारे के सारे पॉलिथीन में बांधे, और किसी को भी इन्होंने बोला कि जो हमारे घर के सर्वेंट्स हैं, जो पुराने सर्वेंट्स हुआ करते थे, उनको भी नहीं दोगी, या कोई भी बंदा होगा उसको भी नहीं दोगी, क्योंकि मैं चाहता ही नहीं हूँ कि ये पतंजलि और किसी भी टाइप के और प्रोडक्ट्स मार्केट में या कहीं पर भी कोई यूज करे, क्योंकि ये प्रोडक्ट्स आज तक हम लोगों ने यूज किए, उससे जिंदगी कभी नहीं बदली। इन्होंने सारे के सारे प्रोडक्ट्स, लिटरली बता रही हूँ मैं आपको, पानी में जाके एक दूर नाले में फेंक किया है कि किसी के भी हाथ नहीं लगने चाहिए। इन प्रोडक्ट्स से हम अपने सपने पूरे नहीं कर पाए, मैं नहीं चाहता कि इसी वजह से कोई और परिवार पे बेकार हो। तो उसके बाद से हम 100% मोदी केयर के प्रोडक्ट यूज करने लगे, और बिलीफ लेवल इतना बढ़ता गया। सबसे पहले प्रोडक्ट्स पे बिलीव किया, समीर मोदी जी पे बिलीव किया, सुरेखा दीदी पे, जितेंद्र भैया, आभा भाभी पे बिलीव किया, अपने आप पे विश्वास किया कि नहीं, हम इस बिजनेस को बहुत बड़ा कर जाएंगे। और बिजनेस की शुरुआत की, डेमो किट बनाया। सुरेखा दीदी ने, भैया भाभी ने बोला था कि एक मैजिक कॉर्नर जरूर होना चाहिए, तो हमारे उस छोटे से घर में भी एक सिर्फ 2 या 3 अलमारी उसमें हुआ करती थी, तो उसकी 2 अलमारियों में हम मोदी केयर के प्रोडक्ट ही रखा करते थे। इतने से घर में हमने, चाहे उस घर में कोई आए या नहीं आए, लेकिन हम हमारे कमिटमेंट पे पूरे
उतरते थे हमने मैजिक कॉर्नर बनाया, चाहे उसको देखने कोई आ रहा हो या नहीं आ रहा हो, लेकिन हमारी आंखों के सामने वो हुआ करता था। मैजिक कॉर्नर बनाया हमने, हमेशा सिस्टम को फॉलो किया। जो भी बात सुरेखा दीदी और जितेंद्र भैया आभा भाभी कहते थे उसको कभी भी नहीं नकारा। चाहे हम भैया भाभी से कई बार कई बातों पे बहुत डिस्कशन किया करते थे, लेकिन जब भी ये बात कोई कहते थे तो हम उस बात को फॉलो करते थे, अक्षरशः पालन करते थे। तो मैजिक कॉर्नर बनाया, डेमो किट बनाया, डेमोज रात में हम लोग बैठ के प्लानिंग किया करते थे, लिस्ट बनाया करते थे। हर दिन हमारी 100-150 लोगों की लिस्ट नई हुआ करती थी, नई लिस्ट बनती थी फ्रेंड्स। हर दिन हर रात को बैठ के हम लोग लिस्ट बनाते थे, रात को 2-3 बजे से पहले कभी नहीं सोते थे और सुबह से स्टार्ट हो जाते थे उन डेमोज को दिखाने के लिए। जब तक हमारी वो लिस्ट खत्म नहीं हो जाती थी ना फ्रेंड्स, रात नहीं होती थी। चाहे उस लिस्ट में कोई हाँ करे ना करे, इससे हमें कोई मतलब नहीं होता था। मनीष जी के हाथ हमेशा नील से सने हुए होते थे। उस वक्त सिर्फ 8-9 प्रोडक्ट्स आया करते थे और सामान लेने इनको जयपुर जाना होता था डीपी पे। ज्वाइनिंग भी ऑफलाइन फॉर्म के थ्रू लगा करती थी, तो कितने ही चक्कर तो इस कंगाली में जयपुर के इनके हुआ करते थे। बड़ी प्रॉब्लम से ये कई बार रेलवे स्टेशन से मोदी केयर के ऑफिस तक पैदल आया जाया करते थे। लगेज इनके हाथ में बहुत सारा होता था, कंधे पे निशान हो जाते थे, लेकिन वो सारे चैलेंजेस को कभी हमने बहाना नहीं बनाया। इन्होंने मुझसे ये सारे चैलेंज शेयर भी नहीं किए। ये सारी बातें मुझे बाद में पता लगी, क्योंकि इनको लगता था कि अगर ये परेशानियां मैं बताऊंगा तो ऐसा नहीं होगी, इन परेशानियों की वजह से ये परेशानियां हमारे रास्ते में बड़ी बन जाए। धीरे धीरे करके ये सब चलता रहा। डेमो किट जब हमने काम में लेना शुरू किया, इनके हाथ हमेशा नील में हुआ करते थे और स्टेडी क्लीन की स्मेल तो मैं क्या बताऊं, हाथों से बढ़ के हमारे दिल और दिमाग में हमेशा के लिए बस चुकी थी। स्टेडी क्लीन की स्मेल तो ऐसा लगता था कि मतलब उसकी स्मेल आना ही बंद हो गई थी, इतना ज्यादा काम किया। आज भी मैं बोलती हूँ कि अगर कोटा में आप कुछ लोगों को डेमोज दिखाने जाएंगे, उनसे मोदी केयर की बात करेंगे, तो उन्हें बोले कोई ना कोई आपको मिल जाएगा। ये कहता हुआ 10 लोगों में से एक जना जरूर मिलेगा जो बोलेगा कि हाँ 4 साल पहले कोई मनीष त्रिपाठी जी आए थे और उन्होंने हमको मोदी केयर के प्रोडक्ट्स बताए थे। इतनी ज्यादा तादाद में हम लोगों ने काम किया था, इतनी बड़ी लिस्ट पे हम लोग काम करते रहे, क्योंकि सुरेखा दीदी ने बताया था कि सपने बड़े देखो और एक्शंस छोटे छोटे करते रहो। लोगों ने हमारा बहुत मजाक बनाया कि आप गवर्नमेंट जॉब में हो, आपके इतने बड़े बड़े बिजनेस हैं और ये छोटा सा बिजनेस कर रहे हो, क्या इससे कभी हुआ है कुछ? लोग ऐसे ही सपने दिखाते हैं, कुछ नहीं होगा, छोड़ दो। और लोगों ने बहुत सलाह दी, लेकिन मेरे और मनीष जी के सपनों में हमने सोच लिया था कि हमारे सपनों के आगे हम किसी को भी बीच में नहीं आने देंगे। हमने हमारे रिलेटिव्स के साथ में आना जाना बंद कर दिया, रिलेटिव्स से बात करना बंद कर दिया। होली पे कभी ये पंजाब हुआ करते थे और राखी पे ये वेस्ट बंगाल में हुआ करते थे। जहां पर जो सेलिब्रेशन नहीं होता था वो वहां पहुंच जाते थे। लेकिन साल भर इस बिजनेस को प्रायोरिटी पे रखा, किसी भी शादी में नहीं जाते थे। भैया भाभी ने, जितेंद्र भैया भाभी ने समझाया था कि उसी शादी में जाना जहां तुम्हारे जाने से फेरे नहीं हो। अगर तुम्हारे नहीं जाए बिना वहां के फेरे रुक जाए तो उस शादी में जाना तुम्हारा बनता है, नहीं तो ये सब चीजें चलती रहेंगी। तुमको सिर्फ अपना टारगेट देखना है और अपना काम करना है। साल भर तक हमने बड़ी शिद्दत से काम किया और जो मैं हर पल तड़पती थी कि नहीं मेरा कोई घर होना चाहिए, मेरा खुद का घर होना चाहिए। तो मैं क्या बताऊं फ्रेंड्स, 8-9 महीने में तो हम लोगों ने मोदी केयर की ब्रांड न्यू कार, मनीष त्रिपाठी जी के नाम की पहली कार मेरी जिंदगी में, मेरी शादी के 17 साल बाद मैंने देखी थी। लगता था लोगों को कि जैसी साड़ी पहनती है वैसी गाड़ी में आती है, लेकिन वो कार मेरे हस्बैंड के नाम की नहीं हुआ करती थी और नई भी नहीं हुआ करती थी। तो मैंने अपने जॉब को और बिजनेस को बहुत करीब से देखा, लेकिन दिखता कुछ और है और अंदर कुछ और होता है। इस चीज को मैं अच्छे से एहसास कर चुकी थी। वहीं ये बिजनेस मुझे इतना समझ में आया क्योंकि इससे मनीष जी बहुत खुश रहने लग गए थे। हमारा सारे इन्वेस्टमेंट वाले जो हेडेक्स थे सब खत्म होने लगे थे और मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। 8-9 महीने में नई कार ली, 1 साल के अंदर फॉरेन ट्रिप अचीव कर लिया था और अगली एनिवर्सरी जो मई में हमारी आई उस पे मेरे खूबसूरत मेरा खुद का मकान तैयार हो चुका था। और मुझे सबसे पहला मेरा टारगेट यही था। साल भर बाद मनीष जी ने और मैंने ये डिसाइड किया था कि 2 साल तक हमें इस बिजनेस को सिर्फ चेक करना है। तो साल भर में हम ये सब कुछ अचीव कर चुके थे और दोनों मिल के बाद तक भी बस यही करते रहे। हमेशा हम लोगों ने सेल्फ यूज 100% किया। फिर उसके बाद हम शेयरिंग करते थे प्रोडक्ट्स की और अपॉर्चुनिटी की और सेल करते थे हमेशा सक्सेस को। तो सक्सेस को सेल करने के लिए हम हमारे लोगों को दिल्ली तक लेके जाते थे मीटिंग्स, ट्रेनिंग, सेमिनार में और सक्सेस को सेल किया। हमने कभी प्रोडक्ट्स को सेलिंग पे ध्यान नहीं दिया, हमने सेल किया है तो सिर्फ और सिर्फ सक्सेस। तो यही मैं आपको बोलना चाहूंगी। उसके बाद की जो जिंदगी है, जो हमारे अचीवमेंट है, वो मैं मनीष जी को ओवर टू मनीष जी बताएंगे क्योंकि उन्होंने बहुत इसके लिए मेहनत की है
मैंने तो सिर्फ उनका साथ दिया है। मनीष जी, ओवर टू यू। थैंक यू अचला जी, थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां दे दी, बहुत सारी चीजें बताई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत सारे लोगों को चीजें समझ में आई होंगी। दोस्तों, ये अचला ने आपको सारी स्टोरीज शेयर करी कि कैसे हम लोगों ने अपनी बिजनेस की शुरुआत करी, कैसे हम लोग इस बिजनेस के अंदर आए और कैसे हम लोगों ने किन सिचुएशंस के अंदर हम आई। अचला ने आपको सारी बहुत बेहतर तरीके से मेरे ख्याल से बताया है सारा का सारा। तो दोस्तों, करना क्या है इसके ऊपर मैं अब आप लोगों से बात करूंगा। यहाँ तक हम पहुंचे कैसे, क्योंकि खुद के लिए तो कोई भी व्यक्ति काम कर रहा है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर या मोदी केयर के अंदर, स्पेशली मोदी केयर की हम बात करेंगे क्योंकि हम मोदी केयर के प्लेटफॉर्म पर हैं। और मोदी केयर एक मात्र प्लेटफॉर्म है मेरी नजर के अंदर जहां पर आप जीरो से हीरो बन सकते हैं। और अगर आप ऑलरेडी हीरो हैं तो आप सुपर हीरो बन सकते हैं। जीरो से हीरो भी बन सकते हैं। और अगर हीरो हैं ऑलरेडी, क्योंकि सबके सब हीरो तो है ही कहीं ना कहीं, क्योंकि हर व्यक्ति दाल रोटी कैसे ना कैसे करके मैनेज कर रहा है, खुद अपने दम से मैनेज कर रहा है, तो हीरो है। आप सब व्यक्ति हीरो हैं, बट हीरो से सुपर हीरो बनने की जो जर्नी है वो आपकी मोदी केयर से पूरी होगी। अभी कई सारे फोरम, कई सारी बड़ी बड़ी गवर्नमेंट की बॉडीज, कई सारी इकोनॉमिस्ट अभी इस सिलसिले के अंदर करीब 8-10 साल से चर्चाएं कर रहे हैं कि ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर जाना पड़ेगा, डायरेक्ट सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर जाना पड़ेगा। आप वहां पर कई सारे लोगों की लाइफ को टच कर सकते हो, कई सारे लोगों को आप लोग सक्षम बना सकते हो, उन लोगों के सक्षम बनने से आप सक्षम बन सकते हो। तो दोस्तों, हीरो से सुपर हीरो जब बनने के लिए आपको इस इंडस्ट्री में आना पड़ेगा। और जब आप इस इंडस्ट्री में आएंगे तो आपको इसको सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। जैसे अचला ये चीज बोलती है, मैं पिछले 2-4 बार से बोल रहा हूँ कि आप लोगों को ये मैं अगर सवाल पूछता हूँ कि गाय दूध देती है क्या, तो आप लोग जवाब देंगे यस गाय दूध देती है। ज्यादातर लोग यही चीज बोलेंगे। पापा जी को मैं देख रहा हूँ, पापा जी गाय दूध देती है क्या? आप हाथ खड़ा करो अगर देती है तो। राइट बात है, क्योंकि पापा जी मेरे स्क्रीन पर दिख रहे हैं। तो दोस्तों, अचला से ये चीज मैंने सुनी, कई लोगों से सुनी, बट आप जब आपके किसी स्पीकर से सुनते हो तो आपको वही चीज अच्छी लगती है। और जो भी बीबीएस आप अटेंड करते हो, जो भी लीडर्स को आप सुनते हो, चाहे वो मोदी केयर के हो, चाहे वो आपके घर के हो, लीडर, हर व्यक्ति लीडर, एवरीबडी इज लीडर। क्योंकि जो लीड करता है वो लीडर होता है। कहीं ना कहीं हम सबको लीड करते हैं। हम फैमिली में तो हमारे परिवार को लीड करते हैं, हम सोसाइटी में तो हम हमारे समाज को लीड करते हैं। जो भी लीडर है वो होता है जो लीड करता है। हमें ये सबको पता है कि गाय जो होती है वो दूध देती है, और हमने ये चीजें सुन रखी है। बट गाय दूध देती नहीं है, गाय का दूध निकाला जाता है। हम गाय को बोलेंगे ला दूध दे दे। आपके पास कोई गाय आई और आप उसको बोलो ले दूध दे दे, आधा लीटर चाय बनानी है मेरे को, क्या बोलेगी गाय? गाय पूंछ हिलाती रहेगी, कान हिलाती रहेगी, गर्दन हिलाती रहेगी, ऐसे ऐसे करती रहेगी। गाय दूध नहीं देती दोस्त, गाय का दूध निकालना पड़ता है। मोदी केयर पैसा देता है, ये आप लोगों को लगता है मोदी केयर से हमें पैसा मिल जाता है, ये आपको लगता है। ये कोई लॉटरी का सिस्टम नहीं है कि पॉकेट के अंदर आईडी लगाई और फिर उसके बाद 5 साल के बाद बल्ले बल्ले होने वाली है, बड़ी बड़ी गाड़ी आ जाएगी, मकान आ जाएगा, लोग आपके गुणगान करेंगे। जैसे आज जितेंद्र भैया, आबा भाभी, सुरेखा जी का हम लोग नाम लेते, थकते नहीं है। क्यों नहीं थकते? क्योंकि उन्होंने हमें मोदी केयर ज्वाइन कराया, इसलिए। दोस्तों, मोदी केयर ज्वाइन कराकर किसी व्यक्ति को बड़ा बनाने पर आपका गुणगान होता है। मोदी केयर आपको पैसा देता नहीं है, मोदी केयर से पैसा निकालना पड़ता है। और कहीं से भी, अब गाय का दूध निकालना है तो सिस्टम है उसका एक, उसके दोनों पैर बांधो, उसके थनों को धो, नीचे बाल्टी रखो, फिर दूध निकालो, बीच बीच में केड़े को दूध चुखाते जाओ, फिर वो दूध देती रहेगी आपको। यस और नो? अगर हाँ लग रहा है या ना लग रहा है तो चैट बॉक्स के अंदर यस और नो लिखते रहिएगा आप, क्योंकि मैं उस तरह का व्यक्ति हूँ कि मेरे को बात करने में बड़ा मजा आता है, एक दूसरे से बात करते हैं हम लोग। सो मोदी केयर के अंदर भी आपको पैसा निकालना पड़ेगा। आप कार के अंदर बैठे, कार से अभी आप लोग बोलते हो कि भाई मैं कार से फलाना जगह से वहां पहुंच गया, तो कार की दम थोड़ी ना है जो आपको लेके चल जाएगी। कार को बोल दो आप कि ले चल मेरे को छावनी चौराहे पर छोड़ दे, ले चल मेरे बच्चों को स्कूल छोड़ के आजा, छोड़ आएगी कार? ऐसी कोई कार बनी ही नहीं है अभी तक की, आने वाले समय में जरूर बन जाएगी। बट सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। जीतना है तो सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। कोई भी युद्ध, चाहे वो आपके आर्थिक हालात का युद्ध हो, चाहे आपको सम्मान का युद्ध हो, चाहे कोई सा भी युद्ध आपको लड़ना है और जीतना है। लड़ना एक अलग चीज होती है, लड़ना है साहब, और एक जीतना एक अलग चीज होती है। अगर जीतना है आपको तो आपको उसके सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। बिना सिस्टम को फॉलो करे आप कुछ नहीं कर सकते। व्हाटएवर जो भी आज आपकी इनकम है या जो भी आपकी शोहरत है, वो जो भी है वो सिस्टम को फॉलो कर रहे थे, इसलिए उतनी इनकम है। आज सुरेखा भार्गव जी की इनकम सब चाहते हैं, सब चाहते हैं जितेंद्र भैया जैसी लाइफ स्टाइल जीना सब चाहते हैं। आज मेरे और अचला की तरह हर व्यक्ति बनना चाहता है, हर व्यक्ति तो नहीं बट फिर भी
70-80% देश के लोग हमारी तरह बनना चाहते हैं, भाई अच्छा पैसा कमा रहे हैं, गाड़ी घोड़े हैं, सब कुछ है, बट ये सब चाहने से कुछ नहीं होता है। चाहत अगर रहेगी तो चाहत से कुछ नहीं होगा। आपको उस जहां पर आपको पहुंचना है, जो भी आपका ख्वाब है, जो भी आपको पहुंचना है, आपको इनकम चाहिए, उस डिजायरेबल चीज के लिए आपको उस सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। फॉलो करेंगे तो हम जीत जाएंगे। एंड व्हाट इज सिस्टम? सिस्टम यह है कि हमें अपने आप को मजबूत बनाए रखना है। हम अपने आप को मजबूर नहीं बनाना चाहिए। हम यहाँ पर जब भी किसी के पास जाते हैं, हमारे बैक ऑफ द माइंड के अंदर, सबकॉन्शियस माइंड के अंदर एक ही चीज को लेकर जाते हैं कि हे भगवान, ये किसी भी तरह से बस बिजनेस के अंदर आ जाए, ये जैसे तैसे करके लॉयल्टी ले ले, तो ये लॉयल्टी नहीं ले, 1500 रुपए का सामान ले ले, 1500 का नहीं ले, 100 रुपए का एक आइटम ही ले ले। आप जब उसके पास जाते हैं तो मजबूत बनकर जाइए। हम मोदी केयर के अंदर भगवान की इच्छा से यहाँ पर आए, कोई भी व्यक्ति खुद की इच्छा से यहाँ पर नहीं पहुंचा है, हम सब परमात्मा की इच्छा से यहाँ पर पहुंचे। और मोदी केयर के अंदर जब आप किसी के पास जाते हो तो एटीट्यूड का सबसे बड़ा खेल है, और वो एटीट्यूड है आप मजबूर बनकर जा रहे हो या मजबूत बनकर जा रहे हो। आपका एटीट्यूड ऐसा रहना चाहिए कि जब मैं जाऊंगा उसके पास तो मैं उसकी जिंदगी के अंदर चेंज कर दूंगा। मैं जाऊंगा उसके पास तो उस व्यक्ति को मैं राजू नायक बना दूंगा, मैं उस व्यक्ति को महेंद्र तलेसरा जी बना दूंगा, मैं उस व्यक्ति को मनीष त्रिपाठी बना सकता हूँ, उस व्यक्ति को जितेंद्र जैन जैसी लाइफ स्टाइल मिल सकती है, वो व्यक्ति सूर्यका भार्गव जितना पैसा कमा सकता है। उसके पास ये अपॉर्चुनिटी है ही नहीं। बट आप जब उसके पास जाते हो इस नियत के साथ कि मेरा टाइटल बढ़ जाएगा, मैं 7 से 10 पे, 10 से 13 पे, 13 से 16 पे आ जाऊंगा, तो वहीं आप मजबूरी के दायरे में आ जाते हो। आपका जो पैराडाइम है, जो आपका ओरा है, वो आपको उस जगह पर लेके चल जाता है और उस वजह से आप बैकफुट पर आ जाते हो। तो मजबूत बनिए, मजबूर मत बनिए। और दूसरी जो चीज है, जो मेरे को जो समझ में आई इस बिजनेस के अंदर, दैट इज डटे रहना है। हमें डटकर काम करना है। यहाँ पर मैं आप लोगों से सबको, मैं कई बार, मैंने सैकड़ों हजारों बार मैंने एक चीज बोली है कि मोदी केयर के अंदर 2 साल झोंक डालिए, 2 साल झोंक डालिए। मोदी केयर का 2 साल झोंकने का मतलब यह है कि 2 साल तक आपको इस सिस्टम को सीखना है। एक लेडी होती है, एक लेडी होती है, प्रेगनेंसी के अंदर आती है, एक बच्चा उसके पेट में रहता है, कितने समय के बाद वो डिलीवरी बाहर आती है? 9 मंथ के बाद। 9 महीने का टाइम है उस बच्चे का। शुरू का 2 महीना 3 महीना क्या रहता है, वो लेडी उस बच्चे को बहुत संभाल के रखती है। उसकी सास भी बोलती है, उसकी मदर इन लॉ भी बोलती है, उसकी माँ बोलती है, उसकी भाभी बोलती है, भाई ध्यान से रहना, बच्चा अंदर है, अभी छोटा बच्चा है, केयर रखना, अपने आप को अच्छे से सप्लीमेंट्स खाइए, आप अपना ध्यान रखिए, झाड़ू मत लगाइए, पोछा मत लगाइए। वो एक पीरियड है जब वो बच्चा थोड़ा थोड़ा डेवलप होता है। देन 3 महीने से लेकर 7-8 महीने तक वो लेडी अब मूवमेंट के अंदर आ जाती है। और 8वें के बाद जब 9वां महीना लगता है तो प्रिकॉशंस रखते हो। 9 महीने के बाद एक स्वस्थ बच्चा आपके और हमारे घर के अंदर आता है, उस परिवार के अंदर आ जाता है। ऐसे ही मोदी केयर के अंदर जो टाइम है, जो 3 महीने जो शुरू का जो टाइम है, जिसमें प्रिकॉशंस रखनी है, जिसके अंदर अपने आप को संभाल कर रखना है, अपनी अपलाइन, आपकी सासू माँ, आपकी मदर, आपकी भाभी, आपकी दौरानी, आपकी ननद, जो आपको उस समय आपको संभाल के रखती है, वो जो 2-3 महीने हैं जो अपनी अपलाइन को मानने के, वो मोदी केयर के अंदर आपके 2 साल हैं। उन 2 साल के अंदर आप आपकी सफल अपलाइन से सीखिए क्या करना है और क्या नहीं करना है। ज्यादातर लोगों को ये तो पता रहता है क्या करना है, बट ज्यादातर लोगों को ये भी पता नहीं रहता है कि क्या नहीं करना है। अपनी अपलाइन को फॉलो करिए, क्योंकि आपकी अपलाइन वहां तक पहुंच चुकी है। और अपलाइन भी वो जो सफल हो, जो अपना टाइटल चेंज करती हो, जो एक्टिव रहती हो, जो अभी इस समय पर जूम मीटिंग्स करा रही हो, जो रेगुलर आपको टच में रखते हो, ऐसी अपलाइंस को आप फॉलो करिए, उनसे 2 साल सीखिए और सीखते सीखते अपने आप को डेवलप करिए। और प्रेगनेंसी का टाइम मोदी केयर के अंदर आपका 5 साल के बाद खत्म होएगा। जैसे ही आपका 5 साल पूरे होंगे, आपकी डिलीवरी एक न्यू ब्रांड मोदी केयर कंसल्टेंट के रूप में होगी। 5 साल आपने उस पीरियड को झेलना है। उस 5 साल के अंदर आपको असफलताएं भी मिलेंगी, सफलताएं भी मिलेंगी। इस 5 साल के अंदर लोग आपको, जब जाओगे आप, तो लोग आप पर हंसेंगे भी। चला बता रही थी ना, भी लोग हंसते थे, लोग मजाक उड़ाते थे, घर वाले क्या बोलते थे, रिश्तेदार क्या बोलते थे। इन 5 साल के अंदर आपको सुरक्षा कवच पहनाया जाएगा। आप सीखते रहेंगे, सीखते रहेंगे, सीखते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे। और 5 साल के बाद जब आपकी डिलीवरी होगी, तो आप इस बिजनेस के अंदर मिनिमम से मिनिमम 5 लाख रुपए महीना कमा रहे होंगे दोस्तों। बट टिके रहने का पैसा मिलेगा, डटे रहने का पैसा मिलेगा, मजबूत बनने का पैसा मिलेगा। जबकि जो लोग भाग जाते हैं, भगोड़े बन जाते हैं, कुछ समय टिकते हैं, फिर इधर से उधर, उधर से इधर, उधर से इधर, क्यों वो लोग इधर से उधर भागते रहते हैं और लाइफ के अंदर कभी सफल नहीं होते? क्योंकि उनको आदत पड़ चुकी है ये सब कुछ करने की। कल एक स्टोरी हम लोगों ने सुनी थी परसों, भवरे की।
भंवरा, आप लोगों ने सबने नाम सुना होगा। खिलाड़ी करतब दिखाते हैं और दर्शक शोर मचाते हैं। बहुत बढ़िया कमेंट डाला है लोगों ने। खिलाड़ी करतब दिखाते हैं और दर्शक शोर मचाते रहेंगे लोग। सो भंवरा आप लोगों ने देखा होगा। भंवरे का काम क्या है? भंवरे की गुंजन, वो गाना है, वो फूलों के ऊपर जा जाकर बैठता है, जा जाकर बैठता है। और मधुमक्खी का क्या काम है? मधुमक्खी भी फूलों के ऊपर बैठती है। अब भंवरा अगर आपके आसपास अगर आ जाए तो आप क्या करोगे? उसको मार के भगा दोगे। और वहीं पर ही मधुमक्खी आ जाएगी, तो हम लोग उसको मारेंगे नहीं, उसको जाने देंगे, आप अपने आप को बचा बच्चों के भाग जाएंगे। मधुमक्खी कंसिस्टेंटली फूलों के अंदर घुसती है, वहां से अपना रस चूसती है और उसको इकट्ठा करती है, जाती है, रस चूसती है और इकट्ठा करती है। एट लास्ट जब वो छत्ता पक जाता है, आपके और हमारे जैसे लोग शहद का स्वाद चखते हैं। भंवरे ने आज तक कुछ नहीं दिया है। भंवरा मत बनिए। भंवरा क्या करता है? कभी इधर कभी उधर, उसका रात का भी ठिकाना नहीं है, दिन का भी ठिकाना नहीं है। भंवरा कभी भी यूनिटी के अंदर नहीं रहता। भंवरा हमेशा अकेला घूमता रहता है। मधुमक्खियां अपनी अपलाइन को फॉलो करती हैं उस छत्ते के अंदर, इस वजह से वो शहद क्रिएट होता है। आपको शहद बनना है। अब शहद बनने के लिए सबसे पहले आपको क्या बनना पड़ेगा दोस्तों? सबसे पहले आपको मधुमक्खी बनना पड़ेगा। आपको आपकी रानी को फॉलो करना पड़ेगा, मतलब आपने अपनी अपलाइन को फॉलो करना पड़ेगा। आपकी अपलाइन को पता है सिस्टम के अंदर कितनी ताकत है। तो लोग बाग गलती क्या करते हैं? थोड़ा बहुत सीख जाते हैं, 2 महीने 4 महीने 6 महीने, उसके बाद तो उनकी जानकारी इतनी हो जाती है कि वो लोग बागों को बहुत सिखाना शुरू कर देते हैं और अपलाइन को गौण मान जाते हैं। आप यहाँ पर अगर मधुमक्खी जैसा बनना चाहते हैं, अगर आप यहाँ पर आप मधु क्रिएट करना चाहते हैं, शहद क्रिएट करना चाहते हैं, सिस्टम को फॉलो करिए, अपलाइन को फॉलो करिए, बिना अपलाइन से पीछे कुछ काम मत करिए। और बेसिक कुछ काम है इस बिजनेस के अंदर। मनीष अचला त्रिपाठी कितने रुपए के लिए आए थे आप लोगों को मैं बताता हूँ। आज जब मैंने इस बिजनेस की शुरुआत करी, अचला ने बहुत सारी चीजें बता चुकी है, इसलिए मैं उनमें ज्यादा जाऊंगा नहीं। पर जब हम लोगों ने इस बिजनेस की शुरुआत करी तो मैं एक जयपुर के अंदर जॉब करने जा रहा था 20,000 रुपट्टी की, 20,000 के लिए। उसी समय आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ होगा। उसी समय जितेंद्र भैया का रोज फोन आ जाता था, हर 2-3 दिन में फोन आ जाता था। और सैल्यूट है जितेंद्र भैया को इस चीज के लिए। आपको सीखना है तो उनसे चीज सीखिए, कंसिस्टेंसी क्या होती है। हम एमवे के अंदर 2005 के अंदर अपने आप को हमने बाहर निकाल दिया था, बट कभी भी उन्होंने हमसे रिलेशन ब्रेक नहीं करे। आप और हम क्या करते हैं? कोई भी व्यक्ति जब हमारे साथ इस बिजनेस में नहीं आता है तो हम उसके साथ संधि विच्छेद कर देते हैं, रिलेशन खत्म कर देते हैं। आज पापा जी यहाँ बैठे हुए, महेंद्र भैया यहाँ बैठे हुए, ये सब हम लोग उनकी उस कंसिस्टेंसी की वजह से आज मोदी केयर के अंदर है। उन्होंने हमें मोदी केयर के अंदर जोड़ने के लिए रिलेशन डेवलप नहीं कर रखा था, उन्होंने हमें रिलेशन इसलिए डेवलप कर रखा था क्योंकि उन्हें रिलेशन बना के रखना था, कब वो रिलेशन काम आ जाए। 2005 से लेकर 2015 तक उन्होंने रिलेशन डेवलप रखा। मेरे दादाजी एक्सपायर हो गए, बीच में मेरी दादी जी एक्सपायर हो गई। ये उस पीरियड में आए, ये उस पीरियड के अंदर टाइम निकालकर हमारे घर पर आए। इनका आना मेरे को ऐसा लगा यार ये व्यक्ति यार आया जिससे अभी तो बातचीत भी नहीं है और हम लोग काम भी नहीं कर रहे, फिर भी ये व्यक्ति आया, इट मींस रिलेशन बनाने योग्य व्यक्ति है। आपको आपके अंदर एक रिलेशनशिप वाला व्यक्ति रखना है। हम लोग हमेशा मतलब की वजह से लोगों से बात करते हैं, बिना मतलब के भी बात रखनी है। जो व्यक्ति आज आपके साथ नहीं है वो कल आपके साथ मोदी केयर के अंदर आ जाएगा। इस विजन को लेकर आपको साथ में काम करना है। तो जितेंद्र भैया और आबा भाभी ने हम लोगों को टच में रखा, हमारे घर पर आना जाना रहा, कभी मोदी केयर की बात करने आ जाते, कभी कोई दूसरी बात करने आ जाते, ये सब चलता रहा। और 2015 में 1 मई को इनके फोन आने शुरू हुए, लगातार फोन पर फोन। अब मैं क्या करता, वो फोन को उठाता और देखता अरे यार ये नंबर उनका आ रहा है, और उसको मैं साइलेंट कर देता और साइलेंट करके कहीं रख देता। फिर दोबारा फोन आ जाता घंटे 2 घंटे बाद, फिर मैंने वाइब्रेशन पे कर दिया, फिर रख दिया। अब वाइब्रेशन में रखने के बाद जब मैं इसको तकिए के नीचे रख देता ऐसे, तो आवाज आती थी घूं घूं वाइब्रेशन वाली। तो मेरे मन में आवाज आती कि यार उठा लूं या नहीं उठाऊं, बट मुझे क्या डर लगता था यार ये अभी कोई ना कोई कंपनी की भी बात बताएंगे। और दूसरी चीज, मेरा स्टेट ऑफ माइंड इस पोजीशन में नहीं था कि मैं उनसे बात कर पाऊं, क्योंकि मैं बहुत नर्वस हो चुका था, बड़ा परेशान था। 72 लाख रुपए का कर्जा छाती के ऊपर था, 72 लाख रुपीस का कर्जा, जो बिजनेसेस के अलावा लाइफ के अंदर बहुत लेविश लाइफ जीने का शौक था। कॉलेज में जब जाता था तो मैं जिप्सी से जाया करता था, मारुति जिप्सी से। वो गार्ड मेरे लिए कॉमर्स कॉलेज का गेट खोलता था मेरी गाड़ी घुसाने के लिए। मैं 10th क्लास के अंदर स्कूटर से स्कूल जाया करता था और 8th क्लास के अंदर लूना से स्कूल में जाता था। और जब मैंने एक साइकिल खरीदी, उस समय 2600 रुपए की साइकिल मेरे फादर ने मुझे गिफ्ट करी थी, और वो साइकिल जीप के अंदर ड्राइवर रखकर स्कूल लेकर जाता था, चौराहे से पहले छोड़ता था। ऐसी फैमिली से मैं था। मेरे फादर ने हमारी कभी भी, मुझे नहीं पता कि कोई इच्छा हमारी पूरी नहीं करी हो। मेरे को उन्होंने बोला कि 10th में अगर तेरी
फर्स्ट डिवीजन आ जाएगी तो मैं तेरे को हीरो होंडा मोटरसाइकिल दिलाऊंगा। और दोस्तों मेरी 58% आई 10th के अंदर, उन्होंने मुझे LML स्कूटर दिला दिया। मतलब उन्होंने हम लोगों को एक राजा के बेटे की तरह ही पाला हमेशा। और ये सब चीजें जब बच्चा जिन चीजों के अंदर पलता बढ़ता है तो उसका स्टेटस या उसका माइंड अलग थ्योरी के साथ काम करता है। 96 में बिजनेसेस में आ गए, बढ़िया बिजनेस। 96 से लेकर 2001 या 2 तक हमारी एवरेज इनकम किसी भी सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल के साल भर की इनकम से ज्यादा थी। महीने की इनकम हमारी करीब करीब 1.25 से 1.5 लाख रुपया महीना हम लोग कमाते थे, मैं और अवनीश मिलकर। सोच के देखिए इतनी सफलताएं लाइफ के अंदर देखी थी। और 2008 के बाद जब बिजनेसेस के अंदर डाउनफॉल आया, और ज्वाइंट फैमिली के बिजनेस में तो बड़ा पंगा है दोस्तों, सब कुछ आपका है बट आपका कुछ भी नहीं है। जो ज्वाइंट फैमिली के जो लोग हैं जो बिजनेसेस करते हैं वो मेरी इस बात से 100% सहमत होंगे। अलमारी में नोट बहुत सारे दिख रहे हैं, अगर आपको कुछ चाहिए तो आपको तकलीफ ये आएगी कि आपको मांगना पड़ेगा और 4 सवालों का आपको जवाब देना पड़ेगा। ये मैं आप सभी लोगों से बोलूंगा जो ज्वाइंट फैमिली करते हैं, जो बड़े लोग हैं, जो पिता लोग हैं, वो अपने बच्चों को कुछ ना कुछ फ्रीडम दें। अपने बच्चों को ये मैसेज है पूरे इंडिया को आज कि अगर आपका ज्वाइंट फैमिली बिजनेस है और आपके बच्चे आपके साथ लग रहे हैं तो उन्हें 20,000, 25,000, 50,000, लाख रुपए उनको हाथ खर्ची देना शुरू करिए। अगर आप यही सोचोगे कि आप अपने बच्चों के लिए सब कुछ कर रहे हो, बच्चों को तो पता है मगर उस समय उनकी नीड कैसे पूरी होगी। और इस वजह से कई सारे अच्छे परिवार के बच्चे शॉर्टकट्स में चल जाते हैं। हमारे माँ बाप ने हमारे को कभी भी कोई तकलीफ नहीं दी है। हमारे घर में, हमारे कमरे में, हमारी हर चीज के अंदर बढ़िया से बढ़िया सुविधाएं थी। अचला जब प्रेग्नेंट थी तो वो शायद ही कभी अपनी स्कूटर से गई होगी हॉस्पिटल, रोज उसको ड्राइवर छोड़ने जाता था गाड़ी से और ड्राइवर लेकर आता था उसको। हम लोग ऐसी फैमिली से बिलोंग करते थे बट खुद के खर्चे निकालने के लिए कुछ चाहिए था। 2008 के बाद मैं शेयर बाजार में चला गया, वहां पर मेरे को बहुत सारा लॉस लग गया। फिर मैं उसके बाद और दूसरे शॉर्टकट्स में चला गया। कभी बात करेंगे, करते 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 इंडिविजुअल 72 लाख का कर्जा हो गया। जब आपके ऊपर कर्जा हो जाता है ना दोस्तों, आपकी सेल्फ इमेज खत्म हो जाती है, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म हो जाती है, आप खुद को प्यार करना बंद कर देते हो। जब आप खुद की इज्जत नहीं करोगे, जब आप खुद से प्यार नहीं करोगे तो दूसरे लोग आपसे कैसे प्यार करेंगे यार। तो सबसे पहले तो खुद से प्यार करना शुरू करो। वो उस भगवान ने आपको पैदा करा है, 700 करोड़ लोगों में से नरेंद्र मोदी निकला है, 700 करोड़ लोगों में से ही आइंस्टीन निकला है, उन 700 करोड़ लोगों में से ही फेसबुक का मालिक निकला है, उन 700 करोड़ लोगों में से ही मुकेश अंबानी निकला है। ऊपर वाले ने कोई भी आपको अलग नहीं बनाया है। लव योरसेल्फ। मैं अपने आप से इतना प्यार करता हूं, मैं इतना प्यार करता हूं कि लॉकडाउन अगर पूरे साल भी चला गया ना और मेरी वाइफ और मेरे बच्चे मेरे साथ नहीं भी रहेंगे तो भी मुझे अपने आप से प्यार करने के अलावा फुर्सत ही नहीं मिलेगी। लव योरसेल्फ द मोस्ट, क्योंकि भगवान की सबसे प्यारी कृति अगर कोई संसार में है दोस्तों, वो आपकी कुर्सी पर बैठा हुआ व्यक्ति है। उसको रेस्पेक्ट दो, उसको बोलो कि तू सब कर सकता है, तो हर चीज असंभव को संभव करने की ताकत तेरे के अंदर है। सो दोस्तों जब 2015 के अंदर मैं टूट चुका था तो मैं अपने आप से बात नहीं करता था। मैं मेरे हर रिलेटिव को नफरत की नजर से देखता था, दोस्तों को मैं इग्नोर करता था, इवन मैं मेरी वाइफ और बच्चों से भी ज्यादा बात नहीं करता था। मैं यार साला ये लोग मेरी जिंदगी में आ गए तो मेरा सत्यानाश हो गया। जब आप खुद से प्यार नहीं करोगे, जब आप अपने आप को नेगेटिव जोन में लाओगे तो आपसे जुड़े हुए लोगों को भी आप गलत निगाहों से देखोगे। और दोस्तों एक बात बताऊं मजे की, सबसे मजे की बात, ये सब कभी ना कभी आपके साथ हुआ है। और ये जब जब होता है ना दोस्तों, तब तब ऊपर वाला आपके ऊपर सबसे बड़ी कृपा कर रहा होता है। जब आप सबसे ज्यादा मुसीबत में रहते हो तभी उस समय आपके लिए एक बहुत बड़ा दरवाजा खुलता है। आज ये लॉकडाउन हुआ है, कोरोना आया है, इसके अंदर भी अच्छी बात यह है हिंदुस्तान आज की तारीख में 70% लोग ऑनलाइन हो गए। अपने कल वो ऋषि कपूर साहब एक्सपायर हो गए, वो उनकी 20 जनों को अंदर घुसाया और बाकी सारे लोगों ने उनको ऑनलाइन देख लिया। आप सोच के देखिए इसके अंदर भी कुछ ना कुछ अच्छा हो रहा है। राम को वनवास मिला तो अच्छा ये हुआ कि राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन गया। रावण ने सीता मैया का हरण करा तो बहुत बुरा काम करा, मगर सबसे अच्छी बात क्या हुई पता है आपको? उसको डायरेक्ट जो मौत मिली वो राम भगवान के द्वारा उसको मृत्यु मिली है। सोच के देखिए कितना भाग्यशाली था रावण। वो सारी चीजें सेट है, हम लोग यूं ही परेशान होते रहते हैं। तो जितेंद्र भैया का फोन आता था कि यार मनीष। अब एक दिन अचला ने मेरे को भयंकर डांटा, बोले आप फोन क्यों नहीं उठाते उनका, एक बार बात तो कर लो आप इनसे।
चलो यार बात कर लेता हूँ, अब उसने ही डांट दिया, मैंने बात कर ली। इन्होंने बोला तू मेरे घर आ जा फटाफट, और वो 18 या 19 मई की बात थी। 19 मई को मैं घर पर गया, वो कमरे में बैठे हुए, उनके ऑफिस में एक लेडी बैठी हुई और वहाँ वो उन्होंने नमस्ते बोला, मैंने भी नमस्ते बोला, हम लोग बैठ गए वहां पर। उन्होंने वहीं और टेबल पे क्या देखा, तेल, साबुन, कंघे, ये वो दुनिया, सबकॉन्शियस माइंड, ये जो खोपड़ी के अंदर जो बैठा हुआ है, ये आपको हर अच्छी चीज को करने से रोकता है और आपको हर बुरी चीज के लिए आपको आह्वान करता है। जैसे लॉकडाउन हो रहा है अभी, तो प्रेम कुमार शर्मा जी आप स्क्रीन पर हो, अभी हाथ उठाना अगर मेरा कोई आवाज आ रही है मेरी, प्रेम जी। अब मैं आपसे सवाल ये करता हूं, अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो बाहर जाने की इच्छा ज्यादा होती है या घर में रहने की इच्छा होती है? पापा जी, क्या सर? बाहर जाने की। और सबको पता है ये चीज कि बाहर जाने से कोरोना लग जाएगा, और कोरोना लग गया तो मर जाएंगे, और मर गए तो कोई हमारी बॉडी को भी नहीं छुएगा, गड्ढा खोदकर उसके अंदर दफना देंगे, सारी चीजें धरी रह जाएंगी, और पिंडदान शिंडदान ऐसी की तैसी हो गई उन सारी चीजों की, सबको पता है। मगर ये सबकॉन्शियस माइंड क्या कह रहा है, तेरे को कुछ नहीं होगा, तू निकल जा बस। आपको गलत कार्य के लिए प्रेरित करता है सबकॉन्शियस माइंड हमेशा, बट इसको इतना ज्यादा खत्म कर दो कि आपको अच्छे काम के लिए भी प्रेरित करने लग जाए। अचला ने मेरे को बोला, मैंने बात करी, मैं जितेंद्र भैया के घर गया, टेबल पे सामान ही सामान पड़े, सबकॉन्शियस माइंड क्या बोला, यार ये फिर कोई एमवे जैसी कंपनी आ गई, या कोई हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसी कोई कंपनी आ गई, या कोई मोनावी जैसी कोई कंपनी आ गई, और अपन तो वैसे ही मर रहे हैं, पहले तो अपन फिर भी सामान ले लेते, अब क्या करेंगे, अब तो खाने पीने के भी बांधे पड़े हुए। उन्होंने मेरे को बोला बैठ बैठ बैठ। इतने में जितेंद्र भैया का फोन आ गया और जितेंद्र भैया बाहर चले गए कमरे के बाहर। वो लेडी सामने बैठी हुई, उसने खट 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 4-5-7 डेमो दिखाए। अब मेरे को मजा आ गया, मैं इस लेडी को तो हरा देंगे अपन, क्योंकि आप सामने वाले के व्यक्तित्व से आप उनको हराने में या आप उनको जीतने में आप विश्वास नहीं रखते हो। जितेंद्र भैया थे तो उनको हराने का सवाल ही नहीं था, बट उस लेडी को हरा देंगे। अब उन्होंने डेमो वेमो दिखाए, जैसे जैसे डेमो देखे मैंने, मेरी खोपड़ी के अंदर से, जैसे वो स्टेरिक्लिन का कलर जब जलता है नील का तो सफेद होता है, मेरी खोपड़ी से भी कलर हटने लग गए। मुझे अच्छा लगने लगा, मैं यार ये प्रोडक्ट सही है, बट प्रोडक्ट अच्छे तो महंगे होंगे। फिर मैंने रेट वेट पूछी, उन्होंने बोला रेट ये है, तो यार मजा आ गए, प्रोडक्ट भी अच्छा और रेट भी अच्छी। फिर मैंने उनसे पूछा कि करना क्या होगा, कट लगे से उन्होंने गोले 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 बना दिए, बोले ये कमाओगे, फिर ये कमाओगे, फिर 2 लाख कमाओगे, फिर 5 लाख कमाओगे। अब मेरा खोपड़े के अंदर एक ही चीज आ गई, मैं ये फिर कोई बेवकूफ बनाने की योजना है। मैंने भिड़ते ही उस लेडी से 2 सवाल पूछे, सिर्फ 2 सवाल। कोई भी डाउट माइंड के अंदर रहना नहीं चाहिए दोस्तों, डाउट आपको खत्म कर देता है। ये चीज मैंने मेरी लर्निंग बता रहा हूं आपको, मेरा डाउट आया, मैंने तुरंत बात करी। अगर आप में से किसी भी व्यक्ति को, जो भी फेसबुक पर या यूट्यूब पर या भी इस रूम के अंदर जो भी लोग बैठे, किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो ना, किसी भी तरह का कोई भी डाउट, अपनी अप्लायंस से तुरंत फोन करके पूछिए कि भैया मेरे को आप ये चीज बताओ कि साबुन के डब्बे के अंदर ये मोती क्यों बना हुआ है। ये भी डाउट है ना, तो पूछिए, बिजनेस तो हो जाएगा, मगर वो डाउट नाम का कीड़ा आपको कभी भी नहीं उठने देगा। इस सबकॉन्शियस माइंड के अंदर एक वायरस भी रह जाएगा ना उस डाउट का, तो खोपड़ी के अंदर फैल जाएगा कोरोना की तरह और आपके सपनों को खत्म कर देगा। कोई भी डाउट पूछे। तो मैंने उनसे पूछा, सुरेखा भार्गव जी थी वो लेडी जिनसे मैं बात कर रहा था, क्योंकि मैं जानता ही नहीं था उनको। मैंने उनसे पूछा कि भाई आप मुझे ये बताओ कि आप कितने साल से ये कंपनी में काम कर रही हो, कितने साल से आप इस कंपनी में काम कर रही हो, और दूसरा सवाल ये है आप क्या कमा रही हो। मेरे को आप बातें बता रही हो, 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख, आप क्या कमा रही हो। तो लेडी मुस्कुराकर बोली, जब भी आपसे कोई आपके डाउनलाइन सवाल करे, मुस्कुराने का प्रयत्न करिए, इरिटेट मत होइए। ये सेकंड लर्निंग है आप लोगों के लिए, इरिटेट मत होइए, क्योंकि वो आपकी जिंदगी बनाने आया है। आप उसकी जिंदगी तो बाद में बना लोगे, मगर उस आदमी ने जीपीटी कर लिया तो आपको वो 3 लाख रुपए महीना देगा दोस्तों। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं मोदी केयर में। वो इरिटेट हो रहा है, आपको इरिटेट नहीं होना है। मैंने उनसे पूछा आपकी कितने समय से कर रही हो। उन्होंने प्यार से मुस्कुरा के बोला, भैया मेरे को 19 साल हो गए। खोपड़ी में एक ही चीज सबकॉन्शियस माइंड ने उस कीड़े को खत्म कर दिया। 19 साल से ये कंपनी चल रही है यार, कितनी बड़ी कंपनी होगी ये। हम लोगों ने नहीं सुना तो हमारी गलती है, क्योंकि हमने बहुत सारी चीजें नहीं देखी हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, आप लोगों ने फैंटम का नाम सुना है? फैंटम का, फैंटम क्या होता है? दिनेश जी का जवाब आया नो, चैट के अंदर लिखिए। फैंटम का नाम सुना है? फैंटम। अब फैंटम की गलती है इसके अंदर या हमारी गलती है? फैंटम संसार की सबसे बड़ी और महंगी कार है, 7 करोड़ रुपए की।
जो अमिताभ बच्चन चलाते हैं, जो बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज चलाती है। अब इसमें हमारी गलती है या फैंटम की गलती है? गलती मेरी है जो मैंने नॉलेज नहीं ली उसकी। फैंटम तो मेरे पैदा होने से पहले आ चुका था। मोदी केयर 19 साल से चल रहा है, माइंड में चीज हो गई यार ये कंपनी बढ़िया है, क्योंकि 19 साल से मैं भी धंधे कर रहा हूँ, कितनी परेशानियों से धंधे सेट करे, आज समझ में आ गया। मोदी केयर 19 साल से चल रही। मैंने सेकंड सवाल पूछा आपकी कितनी इनकम है? बोल प्यार से मुस्कुरा के बोली भैया यही कोई 2-2.5 लाख रुपए की इनकम है मेरी। अब चूंकि आप अपने आप को होशियार समझते हैं, आपकी डाउनलाइन अपने आप को होशियार समझती है, तो आप इरिटेट मत होइए। मैंने क्या जवाब दिया पता है? 2-2.5 लाख रुपए जब बोला उन्होंने, मेरा शब्द था बस 2-2.5 लाख रुपए। मैं उस समय 20,000 रुपए की जॉब करने के लिए कहीं जा रहा था और मैं उनकी इनकम को बोल रहा था बस 2-2.5 लाख रुपए इनकम है। मैं भी 19 साल से धंधे कर रहा हूँ, मैं भी बड़े काम कर रहा हूँ, मैं भी 2-2.5 लाख रुपए महीना कमाता हूँ, और मेरी बीवी मेरे पास में बैठी हुई थी और मेरी जांघों पे चूंटियां भरे जा रही थी। ये क्या बोले जा रहे हो? 20,000 रुपए की नौकरी करने जा रहे हो, घर का 3200 रुपए का किराया नहीं भराया जा रहा, और यहाँ पर फेंक रहे ऊंची ऊंची। मैं भी लंबा बोलता रहा, मैं भी 2.5 लाख रुपए कमाता हूँ जी। फिर वो लेडी प्यार से मुस्कुरा कर बोली, बोले भैया 2.5 लाख रुपए महीना नहीं कमाती मैं 2.5 लाख रुपए रोज कमाती हूँ, रोज पर डे 24 घंटे की इनकम है मेरी 2.5 लाख रुपए। काटो तो खून नहीं था, सब कुछ सेट हो चुका था माइंड के अंदर कि यार ये बिजनेस बहुत बढ़िया बिजनेस है, इसके अंदर एक लेडी काम कर सकती है, तो अपन तो मूंछों वाले आदमी अपन सब कर जाएंगे। और मैंने उसी दिन से जितेंद्र भैया, आबा भाभी और सुरेखा दीदी के लिए अपने आप को सबमिट कर दिया। सबमिट मतलब अपने आप को समर्पित कर दो, अपने आप को न्योछावर कर दो। आप मंदिर में जाते हो तो मंदिर के अंदर आप क्या करते हो? आप सबमिट कर देते हो, हे मेरे बालाजी भगवान, जो तेरी इच्छा वो तू कर, मैं तो तेरी शरण में आ गया। अच्छा करे तो बढ़िया, बुरा करे तो बढ़िया। सबमिट योर सेल्फ। आज तक किसी ना किसी को सबमिट करा, तो जो आज आपकी पोजीशन है वो इस वजह से क्योंकि आपने उन्हें सबमिट करा, उसमें उनकी गलती नहीं है। आप अगर वो गुटखा खाने वालों को सबमिट करोगे तो गुटखा खाओगे, दारू पीने वालों को सबमिट करोगे दारू पियोगे, आप 15-20 हजार रुपए महीने वालों को सबमिट करोगे तो वो सब वैसे आप बन जाओगे। आपने सबमिट करना है, डिसाइड करिए सबमिट किसके ऊपर करना है। अपनी अपलाइन को वो दर्जा दीजिए जो आप आपके माँ बाप को देते हैं। माँ बाप कम पढ़े लिखे होते हैं तो भी माँ बाप होते हैं, माँ बाप आपसे पैसा कम कमाते हैं तो भी आपके माँ बाप होते हैं। अपलाइन आपको जन्म देती है मोदी केयर के अंदर। आपकी अपलाइन से किसी भी तरह से कोई वाद विवाद हो जाए कोई बात नहीं यार। आज जितेंद्र भैया से मेरी खूब बहसबाजी होती है और वो हमेशा मुझे माफ कर देते हैं, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। क्यों? क्योंकि वो मेरे को एक, मैं उनको सबमिट करता हूं, मैं उनको पेरेंट्स की तरह मानता हूं तो वो भी मुझे बच्चों की तरह मानते हैं। अपनी अपलाइन के लिए सबमिट हो जाइए। मैंने सुरेखा दीदी से पूछा, मैं दीदी मेरे को ये बताओ करना क्या है, तो बोले डिसाइड कर लिया करना है। मैं हाँ। उन्होंने मेरे से पूछा कितने रुपए कमाने के लिए करना है ये बताओ। सच्चाई बताओ अपलाइन को, छोटे नहीं बन जाएंगे अगर हम अपनी प्रॉब्लम, एक सेकंड, अपलाइन के सामने जैसे कहते हैं ना डॉक्टर के महेंद्र भैया, महेंद्र भैया, जी भैया, भैया समय सीमा बता देना, क्योंकि हम तो वो इंजन है जो स्टार्ट होते नहीं और होते हैं तो रुकते नहीं है। कोई नहीं भैया, 10 मिनट तो और चला सकते हैं, 10 मिनट चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं भैया। क्योंकि अपने एक हमारे घंटा क्या हुआ है, है। हमारे जितेंद्र भैया ने सिस्टम और चाबी वो भर रखी है चालू करने की, चालू करके उन्होंने चाबी फेंक दी समुद्र में, अब हम बंद नहीं होते हैं फिर। चलिए, जी भैया। तो दोस्तों मैंने उनसे पूछा भाई करना है, उन्होंने पूछा कितने रुपए के लिए करना है। मैंने उनको पहले तो सोचा झूठ बोल दूं, फिर मेरे को एक यकीन हुआ कि नहीं यार सही बोलना चाहिए। वकील के पास जाओ कोई केस लेके तो छुपाते रहो सारी चीजें, वकील नहीं हारेगा, अल्टीमेटली आप हारोगे। डॉक्टर के पास जाओ और आपकी कोई बीमारी हो रही है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, अब आप शर्म में या ईगो में आप उसे मत बताओ आपकी प्रॉब्लम, कौन मरेगा, डॉक्टर या अपन? सर जब हमें हमारी कोई भी चीज हमारे वकील और डॉक्टर से नहीं छुपानी, हमारी अपलाइन से भी कोई चीज नहीं छुपानी। घर में कैसी भी प्रॉब्लम चल रही है, डिस्कस इट विद योर राइट अपलाइन। राइट अपलाइन के साथ डिस्कस करना, ऐसे हर अपलाइन के साथ नहीं, जो आपको लगता है वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। और कोई भी आपको अपलाइन नहीं मिलती ना, तो जितेंद्र भैया, आबा भाभी को फोन कर दो। कोई भी समस्या आ जाए, घर के अंदर गेट टूट रहा है और उसके अंदर कर आवाज आ रही है, ठीक नहीं हो पा रहा ना, तो भैया को फोन करके पूछ लो, तरीका बता देंगे कुछ ना कुछ।
सबमिट करना पड़ेगा अपलाइन को। तो मैंने उनसे बोला कि दीदी मेरे को तो 30,000 रुपए कमाने, 1,000 रुपए रोज। वो बड़े प्यार से मुस्कुराई और क्या बोली, आप तो अभी 2 लाख रुपए की बात कर रहे थे। मैंने उनको सारी सच्चाई बखान कर दी। उन्होंने बोला भैया मैं तरीका बताती हूँ 30,000 का। मैं बताओ दीदी। उन्होंने 4 चीजें बताई मेरे को जो मैं सब लोगों को बताता हूँ। इन 4 चीजों के अलावा करना कुछ नहीं है यार। इन 4 चीजों के अलावा आपने मोदी केयर में कुछ नहीं करना, आपको मेरी कसम है। इन बेसिक्स को करना है। मगर ये 4 चीजें होंगी कब? जब आप अपना सपना बनाओगे, जब आप ओनरशिप लोगे, ये धंधा जब आप अपना मानोगे। क्योंकि ज्यादातर लोग तो ये सोचते हैं कि अपलाइन का धंधा है, ज्यादातर लोग ये सोचते हैं डाउनलाइन का धंधा है, ज्यादातर लोग ये सोचते हैं मोदी केयर का धंधा है। अरे ये सब सारी चीजें ठीक है, मगर आपका क्या है ये देखो। ओनरशिप आपको लेनी पड़ेगी। हाथी पर बैठ कर युद्ध लड़ना जाओगे, महावत के सारे घूमते रहोगे, और घोड़े पर जाकर बैठकर युद्ध करोगे तो जीत जाओगे। क्यों? घोड़े की लगाम किसके हाथ में है? घोड़े की लगाम मेरे हाथ में। आपने यहाँ पर ये डिसाइड करना है कि पहले तो ये डिसाइड करो कि आपका बिजनेस है या नहीं है, ये बिजनेस मेरे को कुछ देगा या नहीं देगा। उसके लिए 2 सवाल करिए खुद से। 2 सवाल। आपके एक चेक से मैं आया हूं, थैंक यू प्रमोद सर। 2 सवाल करिए अपने आप से, 2 सवाल करिए अपनी टीम से। पहला सवाल, क्या आपको विश्वास, और मेरे को जवाब चाहिए इसके अंदर। आपको सवाल करना है पहला, क्या आपको विश्वास है कि मोदी केयर लोगों को पैसा देता है? क्या आपको विश्वास है कि मोदी केयर सुरेखा जी को, मनीष त्रिपाठी को, जितेंद्र जी को, महेंद्र जी को, राजू जी को, ये वगैरह वगैरह जो भी लोग हैं, इन्हें पैसा देता है? यस और नो? ये सवाल करिए आप आपके व्यक्ति से, उसका जवाब आएगा यस। तो सेकंड सवाल उससे पूछिए, क्या आपको विश्वास है कि मोदी केयर आपको भी पैसा देगा? क्या आपको फेथ है कि मोदी केयर आपको पैसा देगा? अगर उसका सवाल जवाब आता है नो, तो इसका मतलब अभी डाउट है। अभी इसका मतलब है कि ओनरशिप लेने की तैयारी नहीं है। जब तक वो ओनरशिप नहीं लेता है तब तक आप उसको गठरी मत पकड़ाओ, वो भग जाएगा, डर जाएगा। उसके अंदर फेथ क्रिएट करो कि यार ये उन लोगों को पैसा दे रहा है तो तेरे को भी पैसा देगा। तो सेकंड सवाल ये करना है कि आपके मुझे पैसा मिलेगा? हाँ मेरे को मिलेगा। तो ओनरशिप आ जाएगी। ओनरशिप आने के बाद ये 4 काम करने, चूंकि यहाँ पर कोई बॉस नहीं रहता, आप ही बॉस हो, चेक भी आपको ही करना है। ये 4 काम आप कर रहे हो नहीं कर। लिस्ट बनाइए, आप लिस्ट बनाइए, आपकी अपलाइन से कंसल्ट करिए, एक लिस्ट बनाइए। एक लिस्ट का भी सेशन करा था मैंने थोड़े दिनों पहले फेसबुक लाइव पर, उसको चेक करिए, उसको सुनिए 10-20 बार, और उसको प्रैक्टिकल रूप से खुद करिए और अपनी टीम के अंदर कराइए। तो पहला काम है लिस्ट बनाइए। दूसरा काम है कॉन्टेक्ट और इनवाइट। लोगों को कॉन्टेक्ट करिए, लोगों को इनवाइट करिए। इनवाइट करिए जूम बीबीएस के लिए, इनवाइट करिए परिवर्तन की ट्रेनिंग के लिए, इनवाइट करिए शुरुआत की ट्रेनिंग के लिए, इनवाइट करिए। आज 5 बजे हम राजू नायक जी का रिकॉग्निशन कर रहे हैं, तो लोगों को इनवाइट करिए आज 5 बजे के लिए। इनवाइट करिए मनीष अचला त्रिपाठी के बीबीएस के लिए, इनवाइट करिए कल जसबीर जी के बीबीएस के लिए। इनवाइट करना शुरू करिए, क्योंकि इनवाइट करने में टका नहीं लगता है, ऐसा नहीं लगता है। पहला काम लिस्ट बनाइए, दूसरा काम कॉन्टेक्ट इनवाइट करिए, तीसरा काम शेयर द प्रोडक्ट। शो द प्रोडक्ट नहीं करिए, शो करते रहोगे तो ये साबुन है, ये शो हो गया। शेयर करने को मांगता है, ये बिजनेस का रूल है, शेयर करना है आपको। यहाँ पर प्रोडक्ट शेयर करने, शेयर द प्रोडक्ट, शेयर द प्लान, शेयर द सक्सेस। शेयर करना शुरू करिए लोगों को। तीसरा काम है शेयरिंग, और चौथा काम है फॉलो अप। जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आज जितेंद्र भैया का फॉलो अप था ये 2005 से लेकर 2015 तक का, और इवन 2005 से पहले भी हम लोग इनसे ज्यादा मिलते नहीं थे। ये एमवे में डायमंड थे, एमरल्ड थे उस समय, और हम लोग एमवे के अंदर 16% या 18% थे। हम लोग ज्यादा बात नहीं करते थे, इवन यही बात नहीं करते थे, हम हमारी अपलाइन से बात करते थे तनुष शर्मा से। बट इन्होंने फॉलो अप रेगुलर रखा, इस वजह से आज यहाँ पर हमें, अरे 10 साल के बाद मनीष त्रिपाठी जैसा कपल मिल गया कोई, तो काम सेट हो जाएगा। मगर उसके लिए क्या रखना है? पेशेंस रखना है और फॉलो अप रखना है। 4 काम, लिस्ट बनाइए, कॉन्टेक्ट इनवाइट करिए, शेयरिंग चालू करिए, फॉलो अप करिए। इन 4 चीजों को अपनी जिंदगी के अंदर उतार लीजिए। किसी भी एक व्यक्ति के साथ ये सारी चीजें करना शुरू करिए। देन ये 4 बेसिक्स हैं जो आपको करने हैं। ये सुरेखा जी ने बोला ये कर लोगे, मैं डन। कितने डेमो रोज दिखाओगे? मैं दीदी आप बताओ कितने दिखाने? उन्होंने बोला भैया मैं तो 11 डेमो दिखाती थी। मैंने उस समय एक दिन के अंदर 21 डेमो दिखाए। ये गवाह है सुरेश सोनी जी, राजू नायक जी, राम स्वरूप जी। 21 डेमो सुबह 6-7 बजे से शुरू हो जाते थे। कई सारे लोग 8 बजे जाते थे तो 6 बजे उनके घर पे धमक जाते थे। कई लोग 9 बजे जाते थे तो 8 बजे पहुंच जाते थे।
क्या खाना, परांठे जेब में रख लेते थे, दिन भर काम करते थे, अचला को ऑफिस से बुला लिया करता था, मैं काम करना है। 2 साल ही तो काम करना है यार, उसके बाद जिंदगी आपकी, आपकी मर्जी हो जैसे आप एंजॉय करो, मर्जी हो जैसे आप काम करो, लोग आपको सुनेंगे, लोग आपको फॉलो करेंगे। और कौन नहीं चाहता? आप लोगों को फॉलो करना चाहते हो या आप ये चाहते हो लोग आपको फॉलो करें? मगर अभी जो काम हम कर रहे हैं उससे हम लोगों को फॉलो कर रहे हैं। ये 4 बेसिक्स कर लीजिए, इन 4 बेसिक्स को करने से आपके हर सपने पूरे हो जाएंगे। मैंने उनसे पूछा, दीदी ये 4 काम करने से काम हो जाएगा? बोले बस ये करते रहना। दूसरा उन्होंने मेरे को एक चीज दी, जब हमारा मकान के लिए हम परेशान हो रहे थे, सरकारी क्वार्टरों में जा रहे थे, इधर उधर जा रहे थे, एक दिन मकान के लिए मैं किसी सरकारी अधिकारी के पास गया, वहां से उसने हमारी फाइल को उठाकर, मेरी और अचला की फाइल को उठा के यूं उठा के ऐसे फेंक दिया, बोले कि नहीं है क्वार्टर वगैरह। हम दोनों रोते रोते बाहर आए, सुरेखा भार्गव जी का फोन आ गया, अरे आपको यहाँ पर पागल नहीं बनना है, पागल लोग इतिहास नहीं रचते हैं, आपको यहाँ पे जिद्दी बनना है। और जिद्दी वही व्यक्ति होता है जो इमोशनल होता है। अपने आप को स्ट्रांगली इमोशनल के अंदर डाल दीजिए, जिद कर लीजिए। साला भगवान भी आके मना कर देना तो देखना आपका काम कैसे नहीं होता है। जिद्दी बनिए, पागल होना अच्छी बात है, मगर जब भी आप इतिहास लिखने का काम कर रहे होते हो ना, वो पागलपन से नहीं होता है, वो जिद्दीपन से होता है। और जब आप उस इतिहास को लिखने की प्रक्रिया में रहते हो तो लोग आपको पागल जरूर कहते हैं, बट आपको अपने आप को जिद्दी महसूस करना है। लोगों की नजर में आप पागल हो पर इंटरनल आप जिद्दी हो। मोहनदास करमचंद गांधी ने नमक उठाने के लिए निकला तो क्या कहते हैं कि जिसको आना है सुबह आ जाना 5 बजे। तो लोग ने क्या कहा, पागल निकल गया 5 बजे। वो अकेले अकेले दौड़ गए नमक लेने उठाने के लिए, और थोड़ी देर बाद पीछे देखा तो हुजूम तैयार हो गया। मगर वो पागलपन लोगों की नजर में था, मगर महात्मा गांधी का वो जिद्दीपन था। और आज उस जिद्दीपन की वजह से उनको मरे हुए इतना साल हो गया। हम हर साल 2 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं, हम हर साल 2 अक्टूबर को छुट्टी लेते हैं। हर नोट के ऊपर, चाहे 2000 का नोट हो, चाहे 5000 का नोट हो, चाहे 50,000 का नोट आए, हर नोट के ऊपर महात्मा गांधी का फोटो आएगा। क्योंकि जिस समय वो इतिहास लिख रहे थे उस समय वो पागल नहीं थे, उस समय वो जिद्दी थे। सो जिद्दी बनिए, अपने आप को जिद्दी महसूस करिए। तो हमने 21 डेमोज रोज दिखाने शुरू करे। लोग बागों के पास हम काम करते थे, सुबह 6 बजे से डेमो चालू करते थे, मीटिंग्स चालू करते थे, और रात के 2-2, 3-3 बजे तक हम लोग काम करते थे। 2-2, 3-3 बजे तक टाइम ही नहीं था, काम इतना टाइम काम था समय ही नहीं था। ऑफिस के अंदर बैठते रात में पूछो सुरेश सोनी जी से, राजू नायक जी से, रामस्वरूप जी से, पुलिस आती थी हमें भगा दिया करती थी, और हम लोग फिर सुबह वापस ऑफिस पहुंच जाते थे। इतनी शिद्दत के साथ काम करिए, एक एक व्यक्ति को एक एक बीज की तरह रखिए, एक एक व्यक्ति को एक आम के पेड़ की तरह रखिए। चल गया ना, पीढ़ियों को आम खिलाएगा। एक व्यक्ति आपके कहने से जीपीटी चला गया और आपने उसके साथ मेहनत कर दी, आपकी सेट हो चुकी है लाइफ। आप वो जो सिग्निफिकेंस की तरफ आप जा चाहोगे, आपकी वजह से लोगों की जिंदगी के अंदर परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा, एक अच्छा परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। अभी जितेंद्र भाई, अभी एक एग्जांपल दिया था भैया ने, वो नहीं बोलूंगा मैं, मेरी बात हुई थी जब उससे थोड़ी देर पहले, मैं मेरा ही एग्जांपल देता हूँ। आज मैं पैसा कमा रहा हूँ, आज मैं गाड़ी घोड़ों में घूम रहा हूँ, सारी चीजें बढ़िया बढ़िया, मकान है, हर कमरे में एसी लग गए, सब कुछ हो गया। बट जो सबसे बड़ी जो चेंज आई है वो आई है, मेरी कुछ बुरी आदतें इस मोदी केयर की वजह से खत्म हो गई। मेरा गुस्सा खत्म हो गया, मेरे अंदर ये परिवर्तन आया। पैसा कौड़ी तो आदमी कमा लेगा, मगर ये जितेंद्र भैया की वजह से एक मेरी लाइफ के अंदर एक टर्निंग पॉइंट आया है कि मेरा गुस्सा कम हो गया। अब मैं गुस्सा करता भी हूँ। अभी लोग मुझे गालियां भी बक देते ना कई बार फोन पर, तो मैं प्यार से उसको यही बोलता हूँ, मैं चल कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं यार, चल कोई बात नहीं यार, हटा यार, कोई बात नहीं। ये शब्द मैंने अपनी लाइफ के अंदर सीखे, 2 लाइनें, कोई बात नहीं और आगे से ध्यान रखूंगा। ये चीजें अपनी बिजनेस के अंदर डाल दीजिए। कोई आदमी गलत काम कर दे तो उसको बोलो कोई बात नहीं, आपसे कोई गलती हो जाए तो बोल दीजिए आगे से ध्यान रखूंगा। चैप्टर ही क्लोज हो जाएगा, नई चीज की तरफ, पॉजिटिव चीज की तरफ चल जाएंगे। अगर वही उन्हीं चीजों पर अटके रहेंगे तो वो रायता फैल जाएगा, उस बात की खिचड़ी बन जाएगी। हम लोगों ने यहाँ पर कई सारे डेमोज दिए, करते रहे, सिस्टम को फॉलो करते रहे, मीटिंग्स को फॉलो करते रहे, सेमिनार्स में लोगों के पास लोगों को लेके जाते रहे। रिजल्ट ये आया, 9 महीने 27 दिन के अंदर रिकॉर्ड ब्रेकिंग परफॉर्मेंस। बजाज स्कूटर से इस बिजनेस को शुरू करा था, 9 महीने 27 दिन के अंदर मोदी केयर से 8 लाख रुपए की टाटा जस्ट मोदी केयर ने हमें दे दी। और मोदी केयर से जब हमने गाड़ी लेने गए तो डीलरशिप वाला आदमी हक्का बक्का रह गया कि इतने सारे लोग मैंने मेरी 40 साल की जिंदगी में पहली बार एक गाड़ी की डिलीवरी के लिए देखे। क्योंकि लोग बागों को आपकी हर अपॉर्चुनिटी लोग बागों को रियलाइज करानी है। आपने हर चीज की
खुशी मनानी, हमने एक गीजर खरीदा 4,500 रुपए का, उसका भी हम लोगों ने हलवा बनाकर खाया। उससे पहले हमारे बच्चे 1 लीटर की भगोनी के अंदर मेरी वाइफ पानी गर्म करके उनको ठंडे गर्म पानी से नहलाया करती थी, 1-1 लीटर पानी से। जब गीजर लिया कसम खा रही थी कि जो कुछ करेंगे मोदी केयर से करेंगे, जिद्दी बनना पड़ेगा। और ये करते करते गाड़ी आ गई, गाड़ियों की लाइन लग गई। देन पेरेंट्स को गाड़ी गिफ्ट कर दी, अचला को गाड़ी गिफ्ट कर दी, 5 गाड़ियां मोदी केयर से ले ली। अभी लेटेस्ट गाड़ी फोर्ड एंडेवर ले ली। विदेश यात्रा करने की सोच थी, हिंदुस्तान के अंदर खूब घूम रहे हैं, विदेश लंदन घूम आए, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, दुबई, परिवार के साथ घूम आए, माँ बाप सास ससुर के साथ घूम आए। और क्या चाहिए यार, ये सारा काम मगर शिद्दत के साथ इन 4 बेसिक्स के ऊपर डिपेंड है। इन 4 बेसिक्स को करना है। और फाइनली कुछ चीजें हैं जो आपको आपकी आदत में डालनी है। 100% प्रोडक्ट यूजर बनना है। आप खुद तो नहा रहे हो लक्ष्य से और लोगों को बता रहे हो सॉफ्ट वॉश। जब आप बताओगे तो आपकी आंखों की जो चमक है वो आपके कांच की तरह रहेगी और कांच फूट जाता है। इससे ही नहाओगे और यही बताओगे तो आपकी चमक हीरे की तरह रहेगी और हीरा जो होता है सदा के लिए रहता है। 100% प्रोडक्ट यूज करिए। मोदी केयर के अंदर कोई भी प्रोडक्ट आए उसको यूज करिए, इसको एंजॉय करिए, उसके साथ एक्सपेरिमेंट करिए। और रामस्वरूप शाक्यवाल हमारे साथ एक साथी है हमारे, वो क्या करते थे, वो मोदी केयर में आए तो नौकरी करने के बाद घर आते थे तो लक्स से भी डेमो कर रहे हैं, लाइफ बॉय से भी डेमो कर रहे हैं, सिंतोल से भी कर रहे हैं, संतूर से भी कर रहे हैं। वो हर प्रोडक्ट से डेमो करते थे। रोज 2 घंटे मोदी केयर का काम चालू करा उन्होंने। धीरे धीरे अपने आप को प्रोडक्ट का मास्टर बना लिया। आज लाख रुपए महीना कमाते हैं, विदेश यात्राएं करते हैं। आज तक कितने रुपए आ चुके हैं? बहुत बढ़िया सवाल है आपका। ये मैंने काउंट करा नहीं है, एक बार जरूर काउंट करा था। ये कुछ लोगों को पता है। 4-5 महीने पहले अगर किसी को फिगर याद हो तो प्लीज डाल दीजिएगा 5 महीने पहले का फिगर चैट के अंदर। वो मैंने जितेंद्र भैया के घर पे मैंने काउंट करके गया था एक दिन पूरा पैसा। सो आप यहाँ पर 100% प्रोडक्ट यूजर बनिए। दूसरा जो आपको काम करना है, उन प्रोडक्ट्स को आपको यहाँ पे शेयर करना है, आप लोगों को यहाँ प्लान बताना है। तीसरा जो आपको यहाँ पर काम करना है, इस माइंड के अंदर कुछ अच्छे वीडियो सुनना शुरू करिए। रोज सोने से पहले ये लिख लीजिए चीज, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो मैं जो समझता हूँ, सारे कामों को एक तरफ और इस काम को एक तरफ कर दो। रोज सोने से पहले 20 मिनट एक अच्छा वीडियो सुनिए। और मैं ये नहीं बोलूंगा कि उस मोटिवेटर का सुनो, उस मोटिवेटर का सुनो, जिसको आप मानते हो। आप मोदी केयर में हो ना, तो मोदी केयर के व्यक्ति का वीडियो सुनिए। मैं ये नहीं बोलूंगा कि वो रमनदीप जी का सुनो या वो डॉक्टर निंद्रा जी का सुनो। मैं बोलूंगा आप जिसके जैसा बनना चाहते हो उसका वीडियो सुनो। आप जितेंद्र भैया जैसा बनना चाहते हो, जितेंद्र भैया जैसा बनना चाहते हो, जितेंद्र भैया के वीडियो सुनो, 20 मिनट सुनो रोज। मनीष त्रिपाठी जैसा बनना चाहते हो, मेरे वीडियो सुनो। महेंद्र भैया जैसा बनना चाहते हो, महेंद्र भैया के वीडियो सुनो। राजू नायक के वीडियो बनना चाहते हो तो उनका वीडियो सुनो। जिस व्यक्ति को, क्योंकि जो व्यक्ति जिस फील्ड में है वो आपको वहां पर और पारंगत कर देगा। तो आपको गूगल गुरु का सहारा लेना है, आपको यूट्यूब पर जाना है, फेसबुक पर जाना है और साथ ही खुद एक एक्टिविटी शुरू करो। क्योंकि आप लिमिटेड लोगों को जानते हो, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 लोगों को जानते हो। सोशल मीडिया को यूटिलाइज करो। कैन आई हैव? ओके। आप यहाँ पर अपने आप को एक्सपोज करो, आप यहाँ पर अपने आप को डेवलप करो। अच्छा, हीरो होंडा ज्यादा बड़ी कंपनी है या आप ज्यादा बड़ी कंपनी हो? हाँ, जिसको भी आप मानते हो ना भैया, उसको सुनो। मैं पर्टिकुलर किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, बट उसको सुनिए। उसको सुनने के बाद उसके जैसे काम करिए। हीरो होंडा ज्यादा बड़ी कंपनी है, आप ज्यादा बड़ी कंपनी हो इंडिविजुअल। हीरो होंडा बड़ी कंपनी है, बट हीरो होंडा आज भी फेसबुक पर ऐड दे रही नहीं दे रही, गूगल पर ऐड दे रही नहीं दे रही, टीवी पर एडवर्टाइजमेंट कर रही नहीं कर रही। तो ये चीज हमें सीखनी है कि हमें सोशल मीडिया पे जाके अपना एडवर्टाइजमेंट करना है। मोदी केयर के लिए हम लोगों को काम करना है। हम लोगों को मोदी केयर के प्रोडक्ट्स की जानकारी देनी है, फेसबुक पर देनी है, सोशल मीडिया पे देनी है। खुद का वीडियो बनाइए। मैं हमेशा इस चीज को बड़ी तेजी के साथ रखता हूं कि आप अपने आप को प्रमोट करिए। ये मैंने जितेंद्र भैया से कितनी अच्छी चीज सीखी है, अपलाइन से सीखी। प्रमोट योरसेल्फ, लव योरसेल्फ। आज अपने आप को प्रमोट करिए। आपको कौन प्रमोट करेगा? मैं तो प्रमोट नहीं कर सकता। अपने आप को आप प्रमोट करिए। प्रेम कुमार जी, अपनी वाइफ को साबुन का डेमो के लिए तैयार करिए। आप वीडियो बनाइए, उसको फेसबुक पे डाल दीजिए, अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए।
जब ये सब करने से आपको लिंक मिलेंगे, लोग बाग आपको टच करेंगे, लोग बाग आपको जानेंगे, लोग देखेंगे कि यार ये 2 साल पहले भी मोदी केयर में था और आज भी मोदी केयर में, आपका विश्वास बढ़ेगा और वो आपके पास आ जाएंगे। अभी हमारी झिझक नहीं खुल रही है, क्या करें? अरे झिझक गई भाड़ में, झिझक तो हम लोगों ने बना रखी है। सामने वाला व्यक्ति जो हमें देख रहा है वो तो हमें उसी तरीके से देखेगा जिस तरीके से हम बता रहे हैं उसको। उसको थोड़ी ना पता है कि आपको क्या बोलना है, ये तो आपको पता है। और जो आप बोलोगे वो सर्वमान्य है, अगर सही नहीं बना तो उसको आप डिलीट कर दो। सब अपने हाथ में, सारी चीजें अपने हाथ में, सही नहीं बनता तो डिलीट कर दी। बट पहली बार पहला स्टेप तो उठाना पड़ेगा। जब पहली बार पहला कदम रखा था तो पूछे आपके पेरेंट्स से, आप गिरे थे या नहीं गिरे थे? आपने जब पहली बार साइकिल चलाई थी, जो तो आपको याद होगा, जब आपको आपके पापा ने पकड़ रखा था, बड़े भाई ने साइकिल पे पकड़ रखा था, जब तक पकड़ रखा था जब तक तो साइकिल चल रही थी और बड़े खुश थे कि मेरे को चलाने आ गई, और जैसे ही छोड़ा खट लगे से गिर गया और घुटना छिला। मगर उस घुटने के छिलने की वजह से आज आप सब कुछ चलाने को तैयार हो। आज आप कार चलाते हो, मोटरसाइकिल चलाते हो, हाथ छोड़ के चलाते हो, मोटरसाइकिल की टंकी पे खड़े होके चलाते हो, सब करते हैं। अब हम बात भी कर रहे हैं, गाड़ी भी चला रहे हैं, क्लच भी दब रहा है, गियर भी दब रहा है, ब्रेक भी दब रहा है। बट सबसे पहले शुरुआत करी थी। शुरुआत करिए, झिझक खत्म हो जाएगी। मैं जब फेसबुक पर फर्स्ट टाइम आया था तो मैंने उस वीडियो को 4 बार डिलीट करा था, फिर जाके एक वीडियो बना। और दोस्तों पहला वीडियो मेरा बना था 48 सेकंड का, 48 सेकंड का, जिसके अंदर मैं घबरा गया था बुरी तरह, और फिर मैंने बाय बाय नमस्ते कर दिया था, टाटा कर दिया था। फिर उसके बाद धीरे धीरे आज 24 घंटे में फेसबुक पर बात कर सकता हूँ। करत करत अभ्यास जड़मती हो सुजात। पहली बार रोटी बनाई, हिंदुस्तान पाकिस्तान का नक्शा बना। और आज 2 बजे भी कोई उठा देना कि ले उठ लाडी रोटी बनानी है, आग पे पट्टी बांध के भी साली रोटी गोल ही बनेगी। यस और नो? रोज प्रैक्टिस करिए, अपने आप को डेवलप करिए, सोशल मीडिया पे जाइए, अपने आप को डेवलप करिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे इंपॉर्टेंट, LTD, लर्नेबल, टीचेबल और डुप्लीकेटेबल बनिए। सीखिए, सिखाइए और उसको डुप्लीकेट कर दीजिए। यही काम है, इसके अलावा कुछ नहीं। अगर सीखते रहोगे और करते रहोगे तो नौकरी कर लो कहीं पर जाकर 10-20 हजार रुपए की। मोदी केयर क्यों करना है फिर? मोदी केयर इसलिए कर रहे हैं ताकि फ्रीडम की लाइफ जीनी है। और फ्रीडम कब मिलेगी? जब लोग डुप्लीकेट करेंगे। लोगों को सिखाइए, उनको सिस्टम के अंदर लेकर आइए, प्यार से लेकर आइए। कोई लोग 3 महीने में आ जाएंगे, कोई लोग 3 साल में आएंगे, बट जब भी वो डुप्लीकेट हो जाएगा तो आपको कुछ देके ही जाएगा यार, आपसे कुछ लेगा नहीं। लर्नेबल, टीचेबल और डुप्लीकेटेबल बनिए। और इन सारे टॉपिक्स के ऊपर मैं फेसबुक लाइव बनाऊंगा तो उसके अंदर विस्तार से बात करेंगे। और फाइनली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको करनी है, काउंसलिंग विद एक्टिव अपलाइन। अपनी अपलाइन से काउंसलिंग करते रहिए, आपकी अपलाइन को बात करते रहिए। सर ये प्रॉब्लम आ रही है, भैया ये प्रॉब्लम आ रही है, दीदी ये प्रॉब्लम आ रही है, भैया भाभी ये प्रॉब्लम आ रही है। अपलाइन के पास सारे रास्ते हैं। अपने जो भी नेगेटिविटी आ रही है, जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, जो भी आपको चैलेंज आ रहा है, अपलाइन को जाके बताइए। अपनी अपलाइन को परमात्मा मान लो। परमात्मा, भगवान उधर पर जहां पर खड़ा हुआ है, भगवान कुछ नहीं करता है। भगवान के सामने चल जाओ, हाथ जोड़ लो, अपनी बात बता दो। भगवान प्रैक्टिकली कभी भी आपके साथ नहीं आएगा, बट भगवान आपको हिम्मत देगा, भगवान आपको कोच करेगा, भगवान आपको ये चीजें बताएगा क्या करना है क्या नहीं करना है। अपलाइन भी यही काम करती है। करना आपने ही है, सपने आपके हैं, ओनरशिप आपने ले रखी है। सो अपनी अपलाइन के साथ काउंसलिंग करिए। जितने भी अब ग्रेट अपलाइंस हैं उन लोगों से बात करिए। सुरेखा भार्गव जी का रोज सेशन देखिए, जितेंद्र भैया का सेशन देखिए, जो भी आपकी अपलाइन है उनके सेशंस को देखिए, उनसे चीजें सीखिए। जो जो चीज कर सकते हो इजीली उनको करना शुरू करिए। और यही करते 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 आज पूरी दुनिया के अंदर कई सारे देश घूम लिए, कई सारी चीजें हम लोगों ने। हाँ बिल्कुल, आप अपनी श्वेता दीदी को थैंक्स बोलिए, अपने अपलाइन को आज फोन करिए सबको, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। आज आप सबको फोन करो अपनी अपनी अपलाइन को, थैंक यू यार, आपकी वजह से मैं मोदी केयर में आ गया। अरे उन्हें अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा, और जब आप करके देखोगे तो आपकी डाउनलाइन आपको करेगी। मैं जितेंद्र भैया, आबा भाभी और सुरेखा दीदी को थैंक यू बोलता हूँ। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों के घरों के अंदर अपनी अपलाइनों के फोटो होंगे। कह रहा मेरी अपलाइन का फोटो तो मेरे पीठ पीछे रखा हुआ है, देखिए आप, ये देखिए आप, ये हमारी ग्रेट अपलाइन जितेंद्र भैया, आबा भाभी का फोटो हम लोगों ने रख रखा है। इसको मैं कैमरा कैसे चेंज होएगा, अच्छा ऐसे, ये जितेंद्र भैया आबा भाभी का फोटो, ये सुरेखा दीदी का फोटो, ये जितेंद्र भैया आबा भाभी का फोटो। यहाँ पर हमने हमारे सारी अप्लायंस का फोटो रख रखा है। ये मेरा मोदी केयर से पहला चेक, 474 रुपए का पहला चेक था।
ये मोदी केयर से GIP बोनस मिला 35 लाख रुपए का। तो दोस्तों यहाँ सारी चीजें पॉसिबल हैं अगर आप करना शुरू करोगे। बट इन सबको करने के लिए ये स्टेप्स आपको रेगुलर करने हैं, अपनी अपलाइन को मानना है, अपनी अपलाइन को फॉलो करना है। इस बिजनेस में अगर मैं नहीं होता तो मैं आज ज्यादा से ज्यादा एक स्प्लेंडर चला रहा होता, या आज मैं ज्यादा से ज्यादा एक अल्टो चला रहा होता। आज जितने की अल्टो आती है उतने के तो टायर डलेंगे मेरी गाड़ी के अंदर जब टायर डलाने का समय आएगा। मैं आज अगर मोदी केयर में नहीं होता, सिस्टम को फॉलो नहीं करता, तो आज मैं जयपुर जाने के लिए भी सोचता। आज मोदी केयर से मैं लंदन जैसी जगह चले गए, वह महारानी के साथ हम लोगों ने खाना खा लिया। सोच के देखिए कि कहाँ पर संभव है सब चीजें। इस बिजनेस का सबसे बड़ा बाई प्रोडक्ट है आपकी और आपकी वाइफ की केमिस्ट्री बहुत जोरदार बन जाएगी। इतनी प्यारी केमिस्ट्री बन जाती है कि मैं आपको मतलब बता नहीं सकता। मैं जब खाना खाता हूँ तो मैं अचला को फोन करता हूँ, अगर अपलाइन नहीं सुने तो फिर खुद कर गए। हाँ, अपलाइन ने तो यार बहुत बड़ा काम कर दिया ना, आपको पैदा कर दिया ना मोदी केयर में। करना क्या है, ये 4 बेसिक्स करने, और वो अपलाइन जो नहीं सुन रही उसको ऊपर वाली अपलाइन के पास चल जाओ, फिर ऊपर वाली के पास चल जाओ। अगर आपके एलओएस में मैं आता हूँ तो मेरे पास आ जाओ, मैं भी नहीं सुनू जितेंद्र भाई के पास चल जाओ। अरे यार मनमान सारी अपलाइन है और वो भी नहीं सुने, सुरेखा दीदी के पास चल जाओ, सुरेखा दीदी भी नहीं सुने तो आप कंपनी के मैनेजमेंट के पास चल जाओ। अरे आपने ओनरशिप ले रखी है, आपके सपनों में दम है तो सब कुछ हो जाएगा। आज हमारी कई सारी टीम्स है, अमित खन्ना जी उधर यहाँ से 1200 किलोमीटर बैठे हैं, इतना दूर रहता हूँ, उन्होंने ओनरशिप ली, 2.5 लाख रुपए महीना कमाते। आज हमारे उधर वहां पर कैलकाटा के अंदर वो है परिमल सरकार है, बहुत डिस्टेंस के अंदर है, आज तक 4-5 बार मिले, बढ़िया काम कर रहा है। एवरीबडी इज डूइंग वेल। आपको करना तो खुद ही, अपलाइन को क्या सुनाना है, अपलाइन को क्या सुना, अपलाइन क्या करेगी, आके थोड़ा डेमो दिखाएगी, 2 बार 3 बार सिखा देगी, करना आपको है, खुद करिए उसको काम को। सपने किसके हैं, बच्चा किसके, माँ बाप किसके हैं, आपके। अगर आपको प्यार नहीं है आपके माँ बाप से, आपको प्यार नहीं है आपके बच्चों से, आपको प्यार नहीं है आपके बीवी या पति से, तो अपलाइन को क्या प्यार होगा। इसलिए तो बोला लव योरसेल्फ, अपने आप को रेस्पेक्ट दो, अपने आप को प्यार करो तो लोग भी आपको प्यार करेंगे। चलिए, बाकी बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटी है, हम बहुत ब्लेस्ड हैं कि हम लोग इतने अच्छे लोगों के साथ हैं। समीर मोदी जी वन ऑफ द बेस्ट ह्यूमन बीइंग ऑन द अर्थ हैं, बहुत बढ़िया व्यक्ति हैं। उनके दिल को पाना, उनके दिल में जगह बनाना, ये हम लोगों का सबसे बड़ा नसीब है। हम बहुत ब्लेस्ड हैं कि सुरेखा दीदी और जितेंद्र भैया जैसे हमारी अपलाइन है, जो पूरा संसार उनका लोहा मानता है। हम सब ब्लेस्ड हैं कि आप सब हमारे साथ हैं। अगर आप लोग नहीं होते तो कुछ भी नहीं होता। हम सब ब्लेस्ड हैं कि हमारे संसार के सर्वश्रेष्ठ माँ बाप हैं। हम ब्लेस्ड हैं कि हमारी वाइफ या हमारा हस्बैंड संसार का बेहतरीन है, क्योंकि वो आपकी चॉइस नहीं है, वो परमात्मा की चॉइस है। हम ब्लेस्ड हैं कि हमारे बच्चे सबसे अच्छे हैं, क्योंकि वो ऊपर वाले ने गिफ्ट कराया आपको। जब सब कुछ इतना अच्छा है, कुछ अच्छा हमें भी करना है, हमें कमिटमेंट लेना है। आज क्लोजिंग का आखिरी दिन है, लग जाइए। सर मैं आपकी टीम से हूँ, भैया मेरी टीम से तो सभी हैं और मैं आप लोगों की टीम से हूँ। मैं हमेशा ही कहता हूँ कि आप लोगों की वजह से हमें, मेरे घर में अगर एक रोटी भी बनती है तो आप लोगों की वजह से बनती है, और ये एहसान मैं सिर्फ तभी चुका सकता हूँ जब आप इस बिजनेस के अंदर जीबीडी बन जाएं, आपके घर में लाखों रुपए की इनकम आए, आपको दुनिया बुलाए, आपका BBS हो। ये काम मुझे करना है आपके लिए, ये एहसान ऐसे ही चुकेगा और मैं तैयार हूँ। बट क्या आप तैयार हैं? आपको तैयार रहना पड़ेगा। चलिए जी, महेंद्र भैया और मीना भाभी, मैं और अचला आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आपने हमें इस लायक समझा, आपने हमें बुलाया और कोशिश करी। हम लोगों ने जो भी इस पीरियड के अंदर जो भी हम लोगों ने सीखा, आपका इनकम, मेरी इनकम दोस्तों 5 से 6 लाख रुपए पर मंथ की एवरेज इनकम है, और मोदी केयर से मैं 7,80,000 रुपए का हाईएस्ट चेक उठा चुका हूँ। 474 रुपए से शुरुआत करी थी। चेक्स ऊपर नीचे होते रहते हैं, घबराओ मत, क्योंकि हमारा बिजनेस के अंदर घबराना मना है, अटकना मना है, भटकना मना है और डरना मना है। अपने आप को डेवलप करिए। मोदी केयर आपको लोगों को ज्वाइन करने का पैसा नहीं देता है, मोदी केयर आपको टर्नओवर का पैसा देता है, स्ट्रक्चर का पैसा देता है। तो अपनी अपलाइन से बात करिए किधर प्रॉब्लम आ रही है। सो महेंद्र भैया, मीना भाभी, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें बुलाया। थैंक यू सो मच भैया, बहुत खूबसूरत बातें आपने कही। गाय का दूध निकालना पड़ता है, देती नहीं है। एक लाइन में आपके बहुत जबरदस्त मैसेज है इसके अंदर, जो लोग समझ पाए बहुत बढ़िया। मैं जितेंद्र भैया से निवेदन करूंगा कि अपनी बात करें, उसको थैंक यू मनीष, थैंक यू अचला। इन्फॉर्मेशन देनी थी छोटी सी।
5 बजे दोस्तों आज हम लोग राजू नायक जी जो आरबीडी में उनका रिकॉग्निशन करेंगे, जिसमें जितेंद्र भैया भी आएंगे, महेंद्र भैया भी आएंगे। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, आइए, उनकी थोड़ी सी स्टोरी सुनिए और अपने लोगों को उसमें बिठाइए। 5 बजे मिलते हैं। थैंक यू भैया। थैंक यू मनीष रचला, बहुत जबरदस्त सेमिनार हुआ। मेरी बहुत दिनों से इच्छा थी मनीष रचला को सुनने की, और आज मैंने पूरा, मेरे ख्याल से पहला सेमिनार होगा जो मैंने पूरा 1.25 घंटे से सुन रहा हूँ मैं मनीष रचला को। एंड आई एम रियली थ्रिल्ड कि मनीष रचला में जो चेंज आया है बहुत रिमार्केबल है। और मुझे बहुत खुशी है कि एक न सिर्फ इस इंडस्ट्री को एक बहुत अच्छा लीडर, एक बहुत अच्छा ह्यूमन बीइंग सारी दुनिया को मिलने वाला है, दैट आई नो वेरी वेल। और अभी तो मोदी केयर सारी दुनिया में जाने वाली है। एंड आई एम श्योर कि मनीष रचला का नाम, आप सबका नाम, आप सारी जो लीडरशिप जो यहाँ पर देख रही है, आप सबका नाम सारी दुनिया के अंदर मोदी केयर के रूप में जाना जाएगा, मोदी केयर के लीडर्स के रूप में जाना जाएगा। वी आर सो ब्लेस्ड कि आप सब लोग हमारे साथ टीम के अंदर हैं। हम लोग मिलकर एक बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं, और यकीन मानिए मोदी केयर जो चीज़ें करने वाला है, आप लोगों को उसका अंदाज़ा नहीं है। मेरे को उसका बहुत अंदाज़ा इसलिए है क्योंकि मैं लगातार उन लोगों के टच में हूँ, लगातार उन लोगों से मेरी बात चलती रहती है। और मोदी केयर बहुत ज़बरदस्त स्टेप उठाने वाला है आने वाले टाइम में। तो रेस्ट एश्योर कि आप सब लोगों का फ्यूचर बहुत सिक्योर्ड है, सही हाथों में है। आपकी जो इमीडिएट अपलाइन है उसको फॉलो करिए, वो जो बोलता है वो आपके लिए ब्रह्म लकीर है। और उसके बाद अगर आपको कोई चैलेंज आता है तो जैसा आज मनीष ने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि आप उसके अपलाइन के पास आप जा सकते हैं। तो थैंक यू मनीष और रचला अपना कीमती समय देने के लिए। अरे भैया, मुझे पता है पूरे इंडिया में आज मनीष पूरी और रचला दुनिया थैंक यू बोल दे, ये शब्द आपके मुंह पे नहीं आना चाहिए। थैंक यू। आपका ये हाथ बात हमारे सिर ये पे मनीष का बड़प्पन है। मैं मनीष और रचला का बहुत एज ए ह्यूमन बीइंग अब मैं इनका बहुत रिगार्ड करता हूँ। मुझे याद है आज से 5-6 साल पहले के मनीष रचला और आज का मनीष रचला, दैट इज रियली, मेरे को इतना गर्व होता है कि हम जो जिस चीज के लिए इस इंडस्ट्री के अंदर आए थे, आज वो पॉजिटिव परिवर्तन हम लोगों के अंदर देख रहे हैं। वी आर सो ब्लेस्ड। थैंक यू मनीष रचला, थैंक यू महेंद्र जी एंड मीना भाभी, जो कि हमारे दो एक समय 484 लोग थे ऑनलाइन, और यूट्यूब के ऊपर हजारों लोग देख रहे हैं इसको, फेसबुक के ऊपर। दोस्तों महेंद्र और मीना भाभी का स्टोरी हम लोगों को सुननी है, और हम वो रिकॉग्निशन की मीटिंग शायद परसों करेंगे। उसमें हम इनका राजू भाई का, हमारे दोनों तीनों क्राउन का, सारे लीडर्स का हम लोग रिकॉग्निशन करेंगे। आज शाम को 5 बजे राजू भाई का रिकॉग्निशन हम कर ही रहे हैं। तो दोस्तों बहुत जबरदस्त लीडरशिप हिंदुस्तान के अंदर तैयार हो रही है। और मुझे पता है जैसे आज मनीष ने कई सारे जीबीडी क्रिएट किए हैं, महेंद्र जी अब खुद जीबीडी हैं, मुझे पता है जीबीडी की लाइन लगने वाली है उदयपुर टेरिटरी में, और हमारे और जो जीबीडीज हैं वो सब अपनी अपनी टेरिटरी के अंदर जबरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं, और जबरदस्त लीडरशिप हमारी खड़ी हो रही है। इस सब के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर मनीष और रचला को बहुत 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 बधाइयाँ। अब मैं धन्यवाद नहीं बोलूंगा। बहुत बहुत बधाइयाँ। थैंक यू भैया, आपका, मनीष भैया का, अचला भाभी का बहुत बहुत आभार कि आप यहाँ पधारे, हमें स्नेह आशीष दिए। और भैया आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, अचला भाभी आपने बहुत अच्छी से स्टोरी शेयर करी, बहुत सारे रिलेट करेंगे। और मुझे पता है एक दिन आने वाले समय में बोलेंगे कि हमने एक वीबीएस देखा था और उसमें अचला भाभी और मनीष भैया ने जो कहा उसको फॉलो कर आज हम जीबीडी हो गए। उस दिन की हमें इंतजार है। और थैंक यू सो मच जो सब लोग देख रहे हैं, उनका बहुत बहुत आभार। मिलते परसों 1 बजे ट्रेनिंग मीटिंग के साथ, जो जितेंद्र भैया की 45 मिनट्स की ट्रेनिंग होगी उसके अंदर बाकी बातें सब जितेंद्र भैया डिसाइड करेंगे। जो लोग कोटा में वो जो मीटिंग करने वाले थे उसी का एक हिस्सा 45 मिनट्स का यहाँ होगा। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच बेटा, मीटिंग को यही विराम देते हैं। थैंक यू अचला, बहुत बहुत आभार। थैंक यू अचला, थैंक यू भैया।